कितने लोग इतिहास बैकग्राउंड से हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड से? अच्छा, मीडियम सबका इंग्लिश ही हिंदी है ना समझ? अच्छा, तो इतिहास से कोई बैकग्राउंड से नहीं, बीए एमए किसी ने इतिहास से नहीं किया? आ जाइए। तो ठीक है, और चूँकि ये पहली क्लास है, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, तो पहले इतिहास को लेकर जो भ्रम है, चूँकि यूपीएससी का जो तरीका है, यूपीएससी की जो क्वेश्चन की शैली आप देखें, इधर 4 से 5 वर्षों में बहुत परिवर्तन आया है, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। और मेंस में तो इतिहास का परिभाषा ही बदल गई है। जैसे इतिहास के बारे में हम कहते हैं इतिहास जैसा हुआ, तो ये प्रारंभ की आध घंटे क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, और इसमें आपको इतिहास को लेकर जो भ्रम है, जो पढ़ने का तरीका है, शैली है, सब मालूम चल जाएगा। तो थोड़ा सुनिएगा इसमें। तो प्री में तो खैर दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन मेंस के जो परिपाटी है यूपीएससी के 4 वर्षों में, जैसे इतिहास का अर्थ क्या होता है, बताएं आप लोगों में से इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, और हिंदी में आपको, तो संयोग से दुर्भाग्य ये है, अंग्रेजी में तो हम इसको स्टोरी मान लेते हैं, हाई स्टोरी समझ लेते हैं, और हिंदी में इसको जो है, तो शब्द का अर्थ जो है यूपीएससी में इतिहास, बताइए आप लोगों में से किसी को अर्थ का ज्ञान है? इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इतिहास ऐसा हुआ। लेकिन चूंकि वो आप देखें जो यूपीएससी की परिपाटी है, वहाँ पर ऐसा हुआ तो है ही है, ऐसा हुआ था इतिहास। तो इतिहास का जो यूपीएससी में जो आपको शैली पकड़नी है पढ़ने की, इतिहास का शाब्दिक अर्थ घटनाओं का क्रमवार अध्ययन ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसको, इतिहास का शाब्दिक अर्थ घटनाओं का क्रमवार अध्ययन ही नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत परिवर्तन के बल, जिसको हम लोग, अच्छा इंग्लिश में एक आध शब्द आ जाए दिक्कत तो नहीं होगी। तो इतिहास का अर्थ सिर्फ घटनाओं का क्रमवार संकलन ही नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत परिवर्तन के बल, जिसको हम लोग, ती परिभाषा अगर आप माइंड में रखेंगे तो हमारी ये कहना है, इसमें आप चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे विश्व इतिहास, कुछ भी हो, तो फिर से सुनिएगा इसको, इतिहास का अर्थ सिर्फ घटनाओं का क्रमवार संकलन ही नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत परिवर्तन के बल, फोर्सेस ऑफ चेंजेस, प्लस निरंतरता बनाए रखने वाले बल, जैसे धार्मिक विश्वास होते हैं, मान्यताएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी। तो इतिहास का मतलब सिर्फ घटनाओं का क्रमवार संकलन नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत परिवर्तन के बल, निरंतरता बनाए रखने वाले बल का भी समग्र अध्ययन किया जाता है, जो समाज में, इसको हम लोग फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, जो समाज में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक रूपांतरण लाते हैं। तो एक बार देखिए, इसमें हम आपको उदाहरण भी देंगे। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो यूपीएससी में स्पेशली सिविल सर्विसेज में अगर आपने इतिहास की समीकरण को समझ लिया, तो मेरा ये कहना कहीं दिक्कत नहीं आती है, हम चीज़ों को जोड़ना सीख जाते हैं। और दुर्भाग्य क्या, हम इतिहास को सिर्फ घटनाओं का संकलन ही समझते हैं, क्रमवार संकलन समझते हैं। तो परिवर्तन के बल तथा निरंतरता वाले बल जो समाज में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? इतिहास में सिर्फ 4 ही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। जिस दिन इसको आप जोड़ना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे इतिहास तथ्यों को फिर स्मरण करना से ना, याद करना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने आप कहीं भूल भी होगी तो भी आप रिलेट कर लेंगे उसको। तो पहले समीकरण को समझिएगा। तो इतिहास का अर्थ सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है, क्रमवार संकलन नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत उन बलों का अध्ययन किया जाता है जो परिवर्तन लाते हैं, जो निरंतरता को बनाए रखते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप समाज में रूपांतरण लाते हैं। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। एक छोटा सा उदाहरण दिया जा रहा है, कहते हैं समीकरण का अर्थ तभी सही होगा जब पूरे इतिहास को ऐसे पढ़ा जाए। तो एक छोटा सा उदाहरण है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण लिया जा रहा है, प्राचीन इतिहास से लिया जा रहा है, फिर मध्यकाल के इतिहास पे आएंगे। क्योंकि ये पहली क्लास हुआ इंट्रोडक्टरी क्लास है 20 मिनट की, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे आप प्राचीन इतिहास में जाएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसमें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें।
तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा बहुत शब्द इंग्लिश में है ना उच्चारण रहेगा। ये प्राचीन भारतीय इतिहास है, छोटा सा उदाहरण दिया जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, होता क्या कि हम लोग जो है राजनीतिक वंशों का इतिहास का मतलब समझते हैं, राजवंशों का इतिहास, युद्धों का इतिहास। आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो परिवर्तन के बल में क्या आएगा, कुछ उदाहरण बताएं। जब हम कहते हैं इतिहास का मतलब परिवर्तन के बल तथा निरंतरता बनाए रखने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, तो कौन से बल में आएंगे जिनको आप परिवर्तन का बल कहेंगे? एक आध उदाहरण बताएं। इतिहास कौन से ऐसे बल हैं जो इतिहास को बदलते हैं? आज भी हमारा इतिहास बदल रहा है। सर, प्राचीन इतिहास की सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए हम अपने आधुनिक इतिहास में उसके अनुसार बदलते हैं। नहीं, वो तो सही है। हम कह रहे हैं परिवर्तन के बल में किसी उदाहरण दें। जैसे आज हम देखें इतिहास, हमारा संसद बदल रही है, आंदोलन बदल रहा है, आज न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, नए नए निर्णय आते रहते हैं। जब प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे तो परिवर्तन के बल में क्या आएगा? या तो कोई खोज होगा, या आविष्कार होगा, या आंदोलन होगा, या राज व्यवस्था होगी, या विधि होगी। ध्यान से, ये बल होंगे जो बल बदलेंगे। कौन से बल इतिहास बदलते हैं? कोई खोज हो जाए, कोई आविष्कार हो जाए, कोई आंदोलन हो जाए, कोई विधि आ जाए, और कोई नया राजतंत्र आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इतिहास कौन बदलता है? ये सब बल बदलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन के बल। कौन से ऐसे बल हैं जो समाज में निरंतरता बनाए रखते हैं? धार्मिक विश्वास, मान्यताएं, उनको हम बोलेंगे ट्रेडिशंस बोलेंगे। तो छोटा सा उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे आप देखें, लोहे की खोज, डिस्कवरी ऑफ आयरन। आपको आश्चर्य होगा, प्राचीन काल में प्राचीन भारतीय इतिहास का 800 वर्ष का इतिहास कहीं ना कहीं लोहे की खोज के द्वारा, जो नई अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा बनाया गया था। लोहे की खोज भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो लगभग 1000 BC के आसपास मानी जाती है। प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे, जब आप NCERT पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो कभी हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि कैसे इतिहास के अंदर उसके धरातल पर कौन से ऐसे बल हैं जो इतिहास बदल रहे हैं। और लास्ट ईयर UPSC में क्वेश्चन भी आया है, हिस्ट्री ऑप्शनल में आया, लेकिन कभी आपको GS में आ सकता है कि कैसे आयरन टेक्नोलॉजी ने इतिहास का में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मान्यताओं को परिवर्तित किया। तो छोटा उदाहरण देखिएगा इसमें। तो लोहे की खोज ये परिवर्तन का बल है। देखिए कैसे इतिहास बदलेगा। खोज लगभग 1000 BC के आसपास कही जाती है, तो इसको आप कैसे जोड़ेंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो जैसे आप देखें, लोहे की खोज के बाद, लोहे की खोज से पहले क्या हो रहा था, पहले तुलना कीजिएगा। प्राचीन जो वैदिक काल है, जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उसका कार्यकाल कितना है बताइए भाई। ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल, समय अवधि कितनी थी? 1500 से 1000 BC माना जाता है ना, 1500 ना, 1500 से 1000 BC माना जाता है। उसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। क्यों भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसको प्रारंभिक वैदिक काल बोलिए या ऋग्वैदिक काल बोलिए, इसका कालक्रम जो है तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तभी आप देखें ऋग्वैदिक काल में कैसे इतिहास बदलेगा। प्रारंभिक वैदिक काल में कहिए, जब लोहे का ज्ञान नहीं था। आपको मालूम है कि सबसे पहली धातु जिसका मानव ने खोज किया, उसका नाम बताइए? तांबा। तो कहीं ना कहीं से प्रारंभिक आर्यों को जो है लोहे का तांबे का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। और जिस समाज में लोहा नहीं आएगा तो निश्चित है कि अधिशेष अर्थव्यवस्था नहीं आ सकती है, सरप्लस इकोनॉमी नहीं आएगी। समाज में जब तक सरप्लस इकोनॉमी नहीं आएगी तो कभी भी नगरीय व्यवस्थाओं को उदय नहीं होगा, और कभी भी व्यक्तिवाद नहीं आएगा। तो ध्यान सुनिएगा इसमें। लोहे की खोज से पहले अगर आप ऋग्वैदिक काल देखें, वो समाज एक समता मूलक समाज था। सोसाइटी वॉज एगलिटेरियन, समाज समता मूलक समाज था। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का उदय नहीं हुआ था। आपको देखें आपने, हम लोग उसको रट लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, समाज में संघर्ष कब होगा? जब अधिशेष उत्पादन होता है। ये मनुष्य के मनोवर्ती है। जब अधिशेष है ही नहीं तो संघर्ष किस बात का? तब सब भाई बहन रहते हैं। जब समाज में अधिशेष आएगा, ये मनुष्य की मनोवृत्ति होती है। ध्यान दीजिए, अगर इसी क्लास में अगर 20-25 लोग बैठे हैं, अगर हमारे पास 20 चीज़ें हैं तो उसमें संघर्ष नहीं होगा। जहाँ 21 चीज़ होगी संघर्ष हो जाएगा। तो ये मनुष्य की मनोवृत्ति होती है। जब तक अधिशेष अर्थव्यवस्था नहीं आएगी, समाज में संघर्ष नहीं होगा। तो प्राचीन काल में देखें, वैदिक काल में, हम ऋग्वैदिक काल NCERT में आप देखेंगे, कहा जाता समाज एक समता मूलक समाज था, वर्ण व्यवस्था का उदय नहीं हुआ था। हम उसको रट लेते हैं। हालांकि ऋग्वैदिक जो ग्रंथ है उसके 10वें अध्याय में उल्लेख तो है, लेकिन उसको क्या मानते हैं हम लोग? क्षेपक मानते हैं, बाद में जोड़ा गया। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए कैसे इसको जोड़ा जा रहा है। सिर्फ हम इसको रख रहे हैं बीच में, अब पूरा आप देखेंगे 500 साल का इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो
लोहे की खोज से पहले ऋग्वैदिक काल की बात की जाए, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? आप कहेंगे समाज एक समता मूलक समाज था, क्योंकि अधिशेष उत्पादन का जन्म नहीं हुआ था। कृषि का ज्ञान तो था लेकिन वो अधिशेष नहीं थी, तो समाज में संघर्ष नहीं आया था। और कहीं ना कहीं से आप अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे आप, क्योंकि अभी जो है अधिशेष अर्थव्यवस्था नहीं आई तो नगरीय जीवन अभी नहीं आएगा, बैंकिंग व्यवस्था नहीं आएगी, मुद्रा व्यवस्था नहीं आएगी। हम कब की बात कर रहे हैं? लोहे से पहले की बात कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था में आप आ जाइए, अभी आधुनिक राज्यों का उदय नहीं हुआ है। आधुनिक राज्य कब आएंगे? राज का जन्म भूमि से होता है। राजा जो है भूमि पर राज करता है। तभी आप देखेंगे लोहे की खोज से पहले राजा भूमि पर शासन नहीं करता था। राजा किस पे शासन करता था? कबीले पे शासन करता था, ट्राइब पे शासन करता था। तभी आप देखें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप, प्राचीन काल में या प्राचीन ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि पर शासन नहीं करता था, राजा जन पे शासन करता था। जन का अर्थ क्या होता है? जनजाति होता है। क्योंकि अभी भूमि का महत्व नहीं आएगा जब तक लोहे का खोज नहीं होगी, भूमि का महत्व नहीं आएगा। तो प्राचीन वैदिक काल में राजा तो था, देखिए थोड़ा सा विरोधाभास भी है, राजा तो है परंतु राज नहीं है। राजा है परंतु राज नहीं है। राजा किस पे शासन करता था? कबीले पे शासन करता था। और राजाओं के बीच संघर्ष भी किस बात का होता था? क्योंकि पशु पालन समाज का में प्रमुख पेशा था, तो पशुओं के लिए संघर्ष होता था। इसका मतलब हम कह सकते हैं आधुनिक राज का उदय नहीं हुआ था। और अगर आधुनिक राज नहीं आएगा तो साम्राज्यवाद भी नहीं आएगा। साम्राज्यवाद क्या होता है भाई? आप लोग तो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, बताइए भाई साम्राज्यवाद क्या होता है? हाँ ठीक है, तो जब राज ही नहीं आया तो दूसरे राज पर अतिक्रमण कहाँ से हो जाएगा? तो कभी कभी हो सकता है विकल्प में यूपीएससी पूछ ले प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था थी, नहीं थी। तो अगर आपको लॉजिक मालूम है, सब चीज़ आप जोड़ लेंगे। जब राज ही नहीं है तो साम्राज्यवाद कहाँ से आ जाएगा? अधिनायकवादी व्यवस्था भी नहीं आएगी, इसको हम कहते हैं एटोक्रेसिक। क्योंकि जब अभी वो व्यवस्था, राजा जो है अभी राजा साम्राज्यवादी नहीं है, राजा अधिनायकवादी नहीं है। आप सांस्कृतिक व्यवस्था पे आ जाइए, सांस्कृतिक मतलब धार्मिक व्यवस्था पे आ जाइए। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, लोहे से पहले की व्यवस्था बता रहे हैं, सिर्फ एक उदाहरण दिया जा रहा है। अब सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष में क्या देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में आप देखें लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। समाज में अभी पशुपालन प्रमुख पेशा था, कृषि अभी अधिशेष नहीं आई थी। और आप ये देखिए मनुष्य की मनोवृत्ति होती है, हमारे पास जितना समय होता है, अधिशेष समय होता है, तो हमारा ध्यान इन पक्षों में ज़्यादा जाएगा। जब समय नहीं होगा तो हम एक ईश्वरवाद आ जाएगा। प्राचीन काल में, प्राचीन वैदिक काल में मोर देन 3 दर्जन से ज़्यादा जो है देवी देवताओं का उल्लेख है। खूब सारे कर्मकांड का उल्लेख है, बलि प्रथा का उल्लेख है। क्योंकि समाज में अभी समय भरपूर है, हमारे पास समय अभी भरपूर है। और जब ये आएगा देखिए क्या हो जाएगा, एक ईश्वरवाद आ जाएगा। देखिए उल्टा चल रहा है। अब लोहे की खोज हो चुकी है 1000 BC के आसपास, अब आप एक ईश्वरवाद आ जाएगा, धर्म दर्शन का उदय होगा। जब कहते हैं जब पैसा आएगा तनाव भी आ जाता है, पैसा आएगा तो जो है समाज के अंदर एक विचलन भी आ जाएगा। और जब विचलन आएगा तो धार्मिक जो दार्शनिक हैं वो समस्या का निदान बताएंगे, एक ईश्वरवाद की बात करेंगे, कर्मकांड की आलोचना करेंगे, प्रशंसा करेंगे। लोहे की खोज के बाद कर्मकांड की प्रशंसा की जाएगी, आलोचना की जाएगी, आलोचना की जाएगी। भाई अब अधिशेष अर्थव्यवस्था आ चुकी है, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास समय नहीं है। समय को इन क्रियाओं के बजाय आप कृषि में लगाइए। तो आप देखिए हम उसको उल्टा चल रहे हैं। इसमें सांस्कृतिक पक्ष में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, बहुदेववाद की जगह एक ईश्वरवाद का सिद्धांत आता है। कर्मकांड बलि प्रथा की आलोचना की जाती है, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था में पशुधन की महत्ता बढ़ जाएगी। तो देखा आपने परिवर्तन इसमें आ रहा है। अब समाज के अंदर बताइए मोक्ष का सिद्धांत, जिसको हम साल्वेशन कहते हैं। मोक्ष क्या होता है भाई? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति जो है लोहे की खोज से पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए? अच्छा चलिए बताइए निर्वाण होता क्या, मतलब आपने अर्थ तो बताया, इसका शाब्दिक थोड़ा समझाइए उसको। जो है आपने कहा कि बताइए निर्वाण का अर्थ। अच्छा आज की तारीख में कोई चाहता है निर्वाण प्राप्त करना? बताइए आप लोग में से किसी का उद्देश्य है, आपका है उद्देश्य? बताइए हाथ खड़ा कीजिए, इसमें कितने लोग निर्वाण प्राप्ति करना चाहते हैं? शायद कोई नहीं चाहता, क्योंकि आज हम भौतिकवादी है ना, घनघोर भौतिकवादी समाज में जी रहे हैं। 60 साल के बाद तब जब बीमारी आएगी तब आप कहेंगे प्रभु जब मुक्ति दे दो, अभी आप नहीं कहेंगे। नहीं तो माता पिता आपको ले जाएंगे दिल्ली से, यहाँ तक क्यों आए आप। तो निर्वाण की बात हम कब करते हैं? जब हमारे पास मन में तनाव आता है। और तनाव कब आएगा? जब
जेब में पैसा आता है, भटकाव आता है। तो याद रखिए, लोहे की खोज से पहले ऋग वैदिक काल में आप देखें, कहीं भी आप देखिए, किताब खोल के देखिएगा, कहीं भी निर्वाण शब्द का उल्लेख नहीं है, दर्शन शब्द का उल्लेख नहीं है, आत्मा शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। कहते हैं जब तनाव आता तभी आदमी अध्ययन करता कि हम कहाँ हैं, हम क्यों आए हैं, कहाँ जाना है। नहीं, ज्ञान था है, हाँ, घुमंतु समाज था, लेकिन एक शक्ति पे विश्वास था। हम बात कर रहे हैं कि हाँ, घुमंतु समाज था। घुमंतु समाज सही कहा, चूंकि समाज चरवाहा समाज था, लोहे की खोज नहीं हुई है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, वैदिक काल में दर्शन, आत्मा, मुक्ति का मार्ग कब उदय होगा? जब लोहे का आ जाएगा, तनाव आएगा, भटकाव आएगा। तो आदमी कहते हैं मनुष्य कैसी ईश्वर कृति है, कोई समस्या आएगी समाधान अपने आप आ जाता है। तो देखिए उल्टा हम चल रहे हैं, लोहे की खोज हो चुकी है, धर्म दर्शन कैसे बदल रहा है। अब हम इस पे आ गए, राजनीतिक व्यवस्था पे आ गए। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? साम्राज्यवाद आ जाएगा, आधुनिक राज आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक राज्यों का जन्म हमने लोहे से जोड़ दिया है। आधुनिक राज्यों का जन्म लोहे की खोज के बाद हुआ। कहीं ना कहीं से समाज के अंदर कृषि भूमि की महत्ता बढ़ी। अब राजा, जो जन शब्द है वो जनपद में तब्दील हो जाता है, जन शब्द जनपद में तब्दील हो जाता है। और शायद आपको ज्ञान होगा, लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास, 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 16 महाजनपदों का उल्लेख श्रेणी मिलती है। उसमें से लगभग 1 दर्जन पूर्व में मिलते हैं, पूर्वी भारत में मिलते हैं। उसका कारण क्या है? लोहा जो है अधिकांश पूर्व में ही पाया जाता है। अब इसी काल में साम्राज्यवाद आ जाएगा। जैसे आपने कहा, जब राज आएगा तभी साम्राज्यवाद आएगा, अधिनायकवादी प्रवृत्ति आ जाएगी। आर्थिक व्यवस्था में देखें क्या परिवर्तन आएगा, क्योंकि अधिशेष अर्थव्यवस्था आ चुकी है, अधिशेष अर्थव्यवस्था आ चुकी है। और जब अधिशेष आएगा, ध्यान दीजिएगा, अधिशेष अर्थव्यवस्था आएगी तभी नगरों का उदय होगा। और जब नगरों का उदय होगा तो एक नई बाजार व्यवस्था का जन्म होगा, नए नए व्यवसाय सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं से आर्थिक क्रियाएं बहुत जटिल हो जाएंगी। इन जटिल क्रियाओं को वस्तु विनिमय से हम नहीं समझ सकते हैं। अब समाज में समय का मूल आ चुका है, इसलिए अब हमको क्या चाहिए? अब हमको मुद्रा चाहिए। मुद्रा व्यवस्था का उदय कभी आपसे प्रीमियम पूछा जा सकता है, मुद्रा व्यवस्था का उदय लोहे की खोज से पहला माना जाएगा, बाद में माना जाएगा? बाद में माना जाएगा, क्योंकि अब आर्थिक क्रियाएं जटिल हो चुकी हैं। वस्तु विनिमय कब उचित था? जब समाज के पास बहुत समय था, जब हमारा घुमंतु समाज था, तब क्या था? वस्तु विनिमय। अब समाज में समय की महत्ता आ चुकी है, अब हमारे पास समय नहीं है, नगर आ चुके हैं, नए नए व्यवसाय आ चुके हैं। और इसी कारण क्या होता है? एक मुद्रा व्यवस्था का जन्म हो जाता है। तो आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का जन्म 6ठी सदी ईसा पूर्व माना जाता है। और जब मुद्रा व्यवस्था आएगी तो बैंकिंग संस्थाएं आ जाएंगी, साहूकारी व्यवस्था आ जाएगी। और एक चीज़ और भी है, जब आर्थिक क्रियाएं बहुत जटिल हो जाती हैं, समाज के अंदर व्यक्तिवाद, देखिए याद रखिए व्यक्तिवाद, चूँकि आप नगर में जाएंगे व्यक्तिवाद आ जाएगा, उदारवाद आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। और इसको और भी आप जोड़ सकते हैं, जब व्यक्तिवाद आएगा, उदारवाद आएगा, ये समाज को नए नए दर्शन आ जाएंगे। और शायद यही कारण है, आप देखें इसी काल में एक पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं धार्मिक आंदोलन। और उसकी शुरुआत भी देखिए सहयोग नहीं है, उसकी शुरुआत भी पूर्व से होती है। 6ठी सदी ईसा पूर्व को कुछ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास में एक बुद्धि जागरण का युग कहा है, या क्रांतिकारी ना इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का काल किया। बुद्धि जागरण, या आप कह सकते हैं पुनर्जागरण काल बोला गया। उस काल में हमको बड़ी संख्या में लगभग 2 दर्जन ज़्यादा दर्शन मिलते हैं, बुद्ध, महावीर, आजीवक बरस मिलते हैं। कारण क्या है? वो समाज में आपको समाधान बताएंगे, कैसे आप बाजार व्यवस्था के साथ अपनी सामाजिक मान्यताओं के साथ संतुलन बना सकते हैं। बुद्ध ने हमको ये तो बताया। बुद्ध ने क्या बताया? आप कैसे भौतिक जीवन के साथ तालमेल करके अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं। तो देखा, सब चीज़ जुड़ी हुई है यहाँ पर। और उस काल को कुछ इतिहासकारों ने भारत का प्रथम पुनर्जागरण भी कहा है। आप देखें, हम एनसीईआरटी में क्या पढ़ते हैं, हमारे मन में आता है एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। 19वीं सदी को हम मानते हैं प्रथम पुनर्जागरण, ब्रिटिश काल को माना जाता है, राम मोहन राय से मानते हैं। लेकिन यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है, मेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन हाइपोथेटिकली पूछे जा रहे हैं। यह पूछा जा सकता है, क्या 6ठी सदी ईसा पूर्व को भारत का प्रथम पुनर्जागरण कहा जा सकता है? आप सिद्ध कर दें कहा जा सकता है। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? हाँ, थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए, बताइए। हाँ देखिए, शाब्दिक अर्थ तो उसका होता है पुनर्जागरण, पुनर्जन्म से मतलब होता है। शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कहीं ना कहीं कभी भी किसी समाज के अंदर, कभी कभी किसी भी समाज के अंदर
अगर नए मूल्य, नए विचार, नए ज्ञान विज्ञान का उदय हो रहा है जो कहीं ना कहीं प्राचीन ज्ञान से प्रेरित है, उसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण। हमारे किताबी ज्ञान में क्या लिखा हुआ है, अगर आप सब किताब पढ़ें तो कहीं भी प्रथम पुनर्जागरण नहीं लिखा हुआ। हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ किताब में, 19वीं सदी को हम बोलते हैं पुनर्जागरण भारत के इतिहास में, क्योंकि हम मानते हैं सब कुछ अंग्रेज लेके आए भारत में। पुनर्जागरण भी आया तो भारत में शिक्षा आ गई, पुनर्जागरण आ गया। देखिए यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है, इतिहास को पक्षपात नहीं, जो भी हुआ तो उसको आप स्पष्ट करें। और पुनर्जागरण का उद्देश्य क्या होता है, समाज के अंदर संतुलन बनना। पुनर्जागरण क्यों आता है भाई, दयानंद राममोहन ने क्या किया, समाज में संतुलन, जो भटकाव था, इस काल को भी आप भारत का प्रथम पुनर्जागरण कह सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने, महावीर ने, आजीवक जो भी सिद्धांत आए इसमें, उन्होंने समाज के अंदर जो ये भौतिक भटकाव आया था नगर से, मुद्रा से, उसमें संतुलन की बात करी। आप चाहे सभी दर्शन देख लीजिए, बुद्ध हो, महावीर हो, आजीवक हो, सब ने उसी की बात करी है। आ जाइए तो हाँ, अब इस पर आ जाइए। देखिए सामाजिक व्यवस्था पर आ जाइए। अब समाज में अधिशेष अर्थव्यवस्था आ चुकी है, समाज में टकराव पैदा होगा, और टकराव पैदा होगा तो वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, कहीं ना कहीं से वर्ण व्यवस्था समाज में अधिशेष उत्पादन को एप्रोप्रिएट, उसको हड़पने की नीति थी। समाज के अंदर हैव्स और हैव नॉट, मतलब एक वर्ग ऐसा है जो उसको अधिशेष को हड़पेगा, एक वर्ग ऐसा है जिसको उससे वंचित रखा जाए। तो वर्ण व्यवस्था को उदय कहीं ना कहीं से समाज में नई उदयमान अधिशेष अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना था। प्राचीन वैदिक काल में जाति व्यवस्था व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं बांटने को। लड़ाई किस बात की होगी भाई, जब कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। लड़ाई कब होती है, जब समाज में एक्स्ट्रा होता है। तो इसलिए पहले प्रारंभिक समाज समतामूलक समाज था। अब समाज में संघर्ष हो गया, संघर्ष है तो निदान भी होगा। निदान क्या होगा, वर्ण व्यवस्था बना दीजिए, एक वंचित वर्ग बना दीजिए, और एक वंचित वर्ग के ऊपर नियंत्रण वाला वर्ग बना दीजिए। तो आप ध्यान देखिएगा, कहीं ना कहीं से चीज़ों को जब ऐसे जोड़ के पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी अपने आप क्लियर हो जाती है। संयोग से आपको तथ्यों को रटना कम पड़ेगा। एक उदाहरण दिया गया है, अब आप इसमें एक चीज़ और देखिएगा। जैसे पुनर्जागरण की बात अभी की गई, तो प्रथम पुनर्जागरण भारत के इतिहास में कहा जाए तो आप किस काल को मानेंगे, 6th सेंचुरी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। इसको हम भारत का पुनर्जागरण कह सकते हैं, फर्स्ट रेनेसा। अंग्रेजी में हम इसको रेनेसा बोलते हैं। अच्छा, यूपीएससी की परीक्षा में एक चीज़ यही भी है कि हम किताबी ज्ञान, देखिए क्वेश्चन ज्ञान आधारित, पूर्णतः ज्ञान आधारित नहीं रहते हैं। यूपीएससी कहीं ना कहीं से आपसे अपेक्षा करती है कि इतिहास के अंदर विजन खोजे, इतिहास ने क्या दिया है, इतिहास ने कैसे समाज को बदला है, उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो हम ये क्यों कहें कि पुनर्जागरण ब्रिटिश काल में ही हुआ, हम इतिहास को अंग्रेजों की नज़र से क्यों देखें। हम ये क्यों ना कहें कि हमारे इतिहास में पुनर्जागरण पहली बार यहाँ हुआ है, क्योंकि जैसा शब्द का अर्थ है समाज को जगाना, बुद्ध महावीर ने समाज को जगाया और समाज में संतुलन बनाया, तो इसको हम कहेंगे प्रथम पुनर्जागरण। दूसरा जागरण हम कब कहेंगे, 13वीं सदी को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बताइए, इस काल को क्या बोलते हैं इतिहास में आप लोग, भक्ति सूफी आंदोलन। भक्ति सूफी आंदोलन को भी आप अपने उत्तर लेखन में आप जोड़ सकते हैं। इसको भारत के इतिहास में हम दूसरा पुनर्जागरण कह सकते हैं। कारण क्या था, पहली बार एक अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक समाज पर राज्य कर रहा था। समाज में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, और उस टकराव के निदान के लिए भारत की भूमि पर भक्ति आंदोलन का उदय होता है, सूफी आंदोलन का उदय, जिसका उद्देश्य क्या होगा, समाज में संतुलन बनाना। और कहीं ना कहीं से ये जागरण भी सफल रहा। तभी देखिए आज भारत कितना बड़ा लोकतंत्र है, और उसके बाद भी सब सफल क्यों है, कहीं ना कहीं से हमारे पुनर्जागरण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। ये 13वीं सदी का हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप, भक्ति सूफी आंदोलन। और जिसको हम लोग किताबों में से एक ही को याद रखते हैं, जो अगला वाला है वो किस सदी में आया भाई, 19वीं सदी में आया। इसको हम जिसको राम मोहन रॉय को माना जाता है, इसका जन्मदाता माना जाता है। फिर दयानंद सरस्वती आते हैं। तो कुल मिला के भारत के प्राचीन इतिहास में, भारत के इतिहास में देखा जाए तो हम अपने उत्तर लेखन में इसका उल्लेख कर सकते हैं कि ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही पुनर्जागरण रहा। इसको हम कह सकते हैं, हम क्यों बोले कि अंग्रेजों ने ही भारत को पुनर्जागरण दिया है। और पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, समाज में टकराव को समाप्त करके एक स्थायित्व बनाया जाए। प्रथम पुनर्जागरण, सेकंड पुनर्जागरण, थर्ड पुनर्जागरण 19वीं सदी में राम मोहन राय, दयानंद। और सबके पीछे कारण क्या होता है, टकराव का निदान। यहाँ पर क्या था, मुद्रा व्यवस्था आ चुकी थी, नगरीय जीवन आ चुका था, समाज में भटकाव आ रहा था, व्यक्तिवाद आ रहा था, संतुलन हो गया। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज आ चुका है जो शासन कर रहा है बहुसंख्यक पे, समाज में टकराव हो रहा है, निदान आ गया। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, कहा गया ईश्वर एक है,
है ना, केवल यूनिटी ऑफ गॉड, सब ईश्वर एक है, मनुष्य एक है। और यहाँ पर आप देखें दयानंद राम मोहन रॉय सब आ जाते हैं, वो भी वही पाठ पढ़ाते हैं। तो कुल मिला के संक्षेप में कहा जाए, इसको हम आगे भी जोड़ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना इतिहास, भारत के इतिहास की अगर गर्भ में देखा जाए तो हम कह सकते हैं भारत के इतिहास में तीन पुनर्जागरण बीत चुके हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है आज भारतीय संस्कृति जो अपना जीवंता बनाई हुई है, यही इसका बहुत बड़ा कारण है। और आप कल्पना कीजिए, ये सब अगर नहीं होता तो संभवतः आज आप इस भारत में नहीं होते, इसका नाम दिल्लीस्तान होता या बंगालिस्तान होता, यूपीस्तान होता। तो कहीं ना कहीं इस पुनर्जागरण ने भारतीय संस्कृति और समाज की जड़ों को और गहरा किया है। और शायद 2 साल पहले क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में आया था, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आया था, क्या कारण है कि भारतीय संस्कृति का पिछले 5000 वर्षों में क्षय नहीं हुआ, वो आज भी अपनी जीवंता बनाई हुई है। आप देखें, जब भी भटकाव आएगा समाज का, किस समाज का अंत होता है? जहां पर जागरण नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो भाई जब भी तनाव आएगा आंसर आ जाएगा। मुद्रा व्यवस्था, नगरीय जीवन आया, आंसर आ गया। बुद्ध ने कहा कि क्या दिया? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दे दिया। अल्पसंख्यक समाज आया, आंसर आ गया। भक्ति आंदोलन आ गया, ईश्वर को याद करके समाज के अंदर संतुलन की बात की गई। और जब ब्रिटिश काल आया, ये तो बड़ा घनघोर पुनर्जागरण था। ये ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है? इस काल में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को गिरवी कर दी, हमने राजनीतिक व्यवस्था गिरवी कर दी, और हमारे समाज पर सांस्कृतिक अतिक्रमण भी हो रहा था। इसलिए ये राम मोहन रॉय विवेकानंद वाला पुनर्जागरण है। तो कहीं ना कहीं से जो पिछले साल क्वेश्चन आया था, 2 साल पहले आया था, क्या कारण है भारतीय संस्कृति का क्षय नहीं हो पाया? जबकि आप और संस्कृतियों में देखेंगे, तुलना करें अगर आप, और संस्कृतियों में पुनर्जागरण इस क्रम से नहीं आया है। आप कभी कंपेयर कीजिएगा, कभी देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्त काल, हमारे यहाँ जब भी तनाव आया है तो उसका समाधान आ चुका है। जबकि प्राचीन काल में जो भी भारत के समकालीन संस्कृतियाँ रही हैं, आप कभी देखिए, वो सब इस समय म्यूजियम में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? म्यूजियम में। उनको आप म्यूजियम में जाकर देखेंगे, भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। और आप देखिए, अभी भी खांचा, मानसिक सोच वही है। भले हमने राजव्यवस्था ले लिया, सब कुछ नई चीज़ है, लेकिन सांस्कृतिक के जो मूल गुण होते हैं वो आज भी वही है। तो उसका जवाब बड़ा सीधा सा यही था, जब ये तनाव हुआ है तो हमारे पास समाधान आ चुका। ये हमने एक उदाहरण दिया आपको। तो मेंस में बहुत जरूरी है, प्री में तो दिक्कतें नहीं आती है, प्री में तो आपने पढ़ा तो हो जाता है। ये हमने छोटा सा उदाहरण एंशिएंट हिस्ट्री का लिया था। तो यूपीएससी आपसे ये वाला ज्ञान चाहती है, कैसे आप चीज़ों को जोड़ेंगे। अब आप इस पर आ जाइए। अब सीधे हम इस पे देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाना चाहिए। पहले इसका मीनिंग बताइए, आप लोग क्या समझते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब, आधुनिक इतिहास किसे कहा जाता है? पहली बार इस शब्द का ये शीर्षक किसने दिया था, बताएं? पहली बार ये शीर्षक किसने दिया? प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास। सर्वप्रथम जब भारत का इतिहास लेखन किया गया तो आपको शायद याद होगा, शीर्षक का क्रम यह नहीं था। क्या क्रम होता था भाई? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो सर्वप्रथम किसने भारतीय इतिहास का ऐसे डिवीज़न किया था? तो शायद जानकारी आपको होगी, जेम्स मिल, नाम सुना है नहीं? J.S. मिल, उसने 19वीं सदी के प्रारंभ में 1800 के समकालीन, वो सांसद था, बुद्धिजीवी था, उसने भारत के इतिहास के बारे में सर्वप्रथम ये विभाजन किया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उद्देश्य क्या है? आपको स्पष्ट है उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर एक सामाजिक एकता को, बनाव को रोकना। और ये स्वतंत्रता उपरांत पहली बार हमने शीर्षकों को बांटा है, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए? क्योंकि प्री में आप ध्यान दीजिए, लगभग 19-20 क्वेश्चन में लगभग 10-11 क्वेश्चन इसी खंड से आते हैं, शेष 6-7 आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, और 2-3 कहीं ना कहीं से कभी कभी एंशिएंट मेडिवल से आ जाता है। तो आज भी आप देखें, ठीक है, धन्यवाद। चाहे प्री हो या मेंस हो, मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा शेयर है, लगभग 50% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। आप मेंस में देख लीजिए, 20 में से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 या 4 जरूर मॉडर्न से रहते हैं। इस बार तो वर्ल्ड है ही नहीं, इस बार देखा होगा पेपर आपने, विश्व इतिहास का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है मेंस में। तो 3 क्वेश्चन मॉडर्न से हैं और 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से हैं। मेंस की बात की जा रही है। और प्री का पेपर देखें आप, तो 19 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 19 में से 10 क्वेश्चन मॉडर्न से हैं और 8-9 क्वेश्चन आप जोड़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर और प्राचीन मध्यकालीन इतिहास से हैं। तो संक्षेप में ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते समय दिक्कतें क्या आती हैं हमारे सामने। कुछ लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, सारा गवर्नर जनरल का इतिहास पढ़ लिया आपने, आपको लगता है इतिहास हो गया। सर हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, पहले आप बताएं क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन अच्छा आपने पूछा, हाँ बताएं भाई,
इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? आपका विषय क्या रहा है? राजनीतिक हाँ, वेरी गुड। बताइए पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ा जाता है? ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, ये तो आप सभी लोग का विषय होगा पॉलिटिकल साइंस। कोई और बताए पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ा जाता है? हाँ, और चलिए आप क्वेश्चन का जवाब सुन लीजिए। तो इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास का जन्मदाता कौन था बताइए सबसे पहले? हेरोडोटस। तो उसने क्या किया था? उसकी किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका। तो इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? पहले ध्यान दीजिएगा, इतिहास का सर्वप्रथम अध्ययन जो है हमारे यहाँ जो ब्रिटिश हमको अंग्रेजों ने सिखाया था, इतिहास का अर्थ अध्ययन क्यों किया जाता है? इतिहास कहीं ना कहीं हमको समाज में सामाजिक रूपांतरण का ज्ञान दिलाता है। सामाजिक मूलताओं, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक मुद्दे हो, तो कहीं ना कहीं हमको अतीत कैसे हमने पूर्व पाषाण काल से आधुनिक काल की जो जर्नी हमारी रही, तो इतिहास कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों का एक संक्षिप्त ज्ञान दिलाता है, उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं समाज कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे प्राचीन से मध्यकाल में पहुंचे, कैसे मध्यकाल से आप आधुनिक काल में पहुंचे, और आज आधुनिक काल से कैसे आप वैश्वीकरण काल के पहुंच रहे, ये इतिहास का है। तो इतिहास तो आज भी है, ये उद्देश्य। तो इसमें दिक्कत क्यों आती है हमारे पास? हम लोग इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में पहली चीज क्या रहती है? क्रमवार पढ़ लीजिए इतिहास हो गया। क्रमवार मतलब आपको लगा सारे काल को पढ़ लीजिए, सारे युद्ध पढ़ लीजिए, इतिहास हो गया। और इसमें हमने देखा दिक्कतें बहुत स्पष्ट इसलिए भी आती है, हम लोग सारे गवर्नर जनरल पढ़ लेते हैं। आपने कहा कहाँ से पढ़ते हैं? लाइए हास्टिंग से पढ़ लेते हैं, क्लाइव से पढ़ ले, कहीं से पढ़िए आप, उनके काल की घटनाओं को पढ़ लिया। तो आपने इतिहास का सिर्फ एक ही पक्ष पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? घटनाओं का क्रमवार संकलन पढ़ लिया। क्रमवार संकलन ही इतिहास नहीं है, जैसे अभी बोला गया, क्रमवार संकलन ही इतिहास नहीं है। इतिहास में हो रहे सामाजिक रूपांतरण, जब तक उससे नहीं जोड़ेंगे तो असली इतिहास निकल के सामने नहीं आएगा। तो इसमें दिक्कत क्यों आती है? हम गवर्नर जनरल पढ़ लेते हैं, कांग्रेस का इतिहास पढ़ लेते हैं, सारे अध्यक्ष पढ़ लेते हैं और सारे युद्ध पढ़ लेते हैं, हमें लगता है इतिहास हो गया। तो छितरा के इतिहास पढ़ते हैं, दिक्कतें यूँ आती है। इतिहास को जोड़ के पढ़ेंगे तो मेरा यह आश्वासन है, कहीं चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, दिक्कत नहीं आएगी। आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, छोटा सा उदाहरण है। इस इतिहास को पढ़ने के लिए ये पूरा इतिहास सिर्फ 3 चक्रों में घूम रहा है। तो अगर आपने माइंड में अगर आपने ये मैप बना रखा है कि अगर आधुनिक इतिहास हमारे सामने आता है तो सिर्फ 3 चक्र, मतलब पृष्ठभूमि इसकी 3 चक्र है। पहला है उपनिवेशवाद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉलोनियलिज्म बोला जाता है। देखिए यहां से कितना आप इसको सरलता समझेंगे, ये प्रथम है। इसका काउंटर क्या होगा भाई? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद और भारत के इतिहास में दुर्भाग्य यह है, जैसे जैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है उसी के समकालीन इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं आप? कभी भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, कहां तक ये कहना उचित होगा भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रवाद संप्रदायवाद का जन्म एक ही काल में, एक ही समय स्थिति में हुआ, टिप्पणी करें? ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसको हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इसको हीरो बोल सकते हैं। इसको हम दोनों ही का उद्देश्य उल्टा है। वो देश एकता की बात करेगा, ये देश के विभाजन की बात करेगा। आप और ये इतिहास कितने साल का है आपको याद होगा? लगभग 190 साल का है। क्यों भाई? बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नहीं भाई, बक्सर का हुआ था वो। तो 190 साल है। तो जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, भले ये काल 200 साल का है लेकिन मध्यकाल उससे बड़ा है, प्राचीन काल उससे बड़ा है। लेकिन आज जिस भारत में हम रहते हैं उसका जो मेन खांचा इसी ने तैयार किया है। और शायद ये कारण भी है, अधिकांश क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से क्यों पूछे जाते हैं? आप देखिए जो 19 क्वेश्चन आते हैं लगभग 9-10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हो जाते हैं। कारण क्या है? हमने लगभग मोटा मोटा 70% व्यवस्था उसी को लिया है। तो पहले तो समझिएगा,
पूरा आधुनिक काल 200 काल का इतिहास जो भी हमारा है वो 3 चक्र में बटा हुआ है। आप कोई चैप्टर उठा लीजिए, उसका उद्देश्य यही होगा, उसका उद्देश्य ये होगा, उसका उद्देश्य ये होगा। एक उदाहरण देंगे इसको, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो मेरा ये आश्वासन है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले बताएं इसका अर्थ बताइए, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या होता है? विदेशियों द्वारा अपने देश में शासित करना। नहीं, तो इससे पहले भी तो हो रहा है। इससे बताइए, क्या बाबर को हम नहीं बोलेंगे उपनिवेशवाद? बोलेंगे इसको? नहीं, तो आपका जो परिभाषा आपने बोली, विदेशी द्वारा किसी देश पर शासन करना, पहले तो विदेशी था वो, बाद में देशी बन गया वो, तो स्पष्ट परिभाषा नहीं। बताइए भाई, को और बताइए। किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग करके अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना। वेरी गुड भाई, है ना, आपकी लगभग परिभाषा 70% ठीक है। फिर भी सुन लीजिए, इसका जो वास्तविक मीनिंग है डिक्शनरी में लिखा हुआ है, उपनिवेशवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाहरी क्षेत्र, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी बाहरी क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का शोषण कर मात्र देश को पूर्ति की जाती है, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी बाहरी क्षेत्र की आर्थिक संसाधनों का शोषण करके मात्र देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। तो पढ़ेंगे आगे, संक्षेप में इंट्रोडक्शन है। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा, अंग्रेजों की जो भी पॉलिसी बनेगी 190 साल के काल में, ये बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, 190 साल के इतिहास में अंग्रेजों की जो भी नीति बनेगी उसका उद्देश्य उपनिवेशवाद के हितों की पूर्ति करना होगा। उपनिवेशवाद के हितों की पूर्ति करना होगा। कम से कम आपके पास 20 या 25 शब्द तो हर आंसर में लिखने को है। अगर अंग्रेजों को कोई भी नीति पूछी जाए, पूछा कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति बताइए, 20 शब्द आपके यहाँ से आ जाएंगे। अंग्रेजों की आर्थिक नीति बताइए, अंग्रेजों की सामाजिक नीति बताइए, सबका कम से कम सब में 20 शब्द तो आपके पास लिखने को ही है। और जो कि वो भीतर अंदर की चीज़ है कि आप बताएंगे अंग्रेजों की कोई भी नीति रही हो, उसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश उपनिवेशीय हितों की पूर्ति करना था। ब्रिटिश उपनिवेशीय हितों की पूर्ति करना था। और देखिए, यहाँ पे इसको हम और बांटेंगे। अभी ये तो उपनिवेशवाद हो गया, और इसका भी उद्देश्य समय काल के हिसाब से बदलता रहेगा। इतिहासकारों ने उपनिवेशवाद के शोषण को 3 चरणों में बांटा है। किसी को ज्ञान है? बताइए, किसी को मालूम है? उपनिवेशवाद को इतिहासकारों ने 3 चरणों में बांटा है। किसी को अनुमान है 3 चरण क्या होते हैं? तो इसको सुन लीजिए। इसको 3 चरण क्या है? पहला चरण है वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद। वाणिज्यवादी मतलब सिर्फ व्यापार और वाणिज्य को फोकस करना है। वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद बोल सकते हैं या वाणिज्यवादी पूंजीवाद बोल सकते हैं, एक ही चीज है। हो सकता है किसी किताब में पूंजीवाद लिखा हो। तो प्रथम चरण क्या बोलेंगे इसका? वाणिज्यवादी पूंजीवाद। तो ये एक तरह से आपका खांचा हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। इसको ध्यान देंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, इसमें ये प्रथम चरण है, इसको हमने क्या बोला है? वाणिज्यवादी पूंजीवाद या वाणिज्यवादी पूंजीवाद। और वाणिज्यवाद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मर्सेंटलिस्ट। ना, मर्चेंट से बना हुआ वर्ड है। मर्सेंटलिस्ट, कॉलोनियलिज्म या कैपिटलिज्म, हिंदी में आप लिख लेंगे वाणिज्यवादी पूंजीवाद। और पूंजीवाद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो आप दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे वाणिज्यवाद पूंजीवाद बोलिए, वाणिज्यवाद उपनिवेशवाद बोलिए। और शब्द के अर्थ पे ध्यान दीजिए। व्यापार वाणिज्य से मतलब है इस काल में कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार वाणिज्य पर एक अधिकार कर, व्यापार वाणिज्य पर एक अधिकार कर ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति करना है। और क्यों किया जा रहा है उसके पीछे सुन लीजिए। अंग्रेजी कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था भाई? आगमन की बात की जा रही है। अंग्रेजी कंपनी का आगमन, अंग्रेजी कंपनी की बात की जा रही है। स्थापना तो 1600 है, दिसंबर 1600। आगमन 1608 है। और बैटल ऑफ प्लासी कब हो रहा है भाई? कितने वर्ष बाद? लगभग 150 वर्ष बाद हो रहा है। तो अंग्रेजी कंपनी का आगमन यहां हो रहा है, उसके 150 साल बाद प्लासी का युद्ध हो रहा है। और इन 150 सालों में बताइएगा जो व्यापार वाणिज्य हो रहा था
वो भारत के पक्ष में था या ब्रिटेन के पक्ष में था? नहीं, इसके पहले की बात की जा रही है, बैटल ऑफ प्लासी से पहले भारत के पक्ष में था। पक्ष छोड़ दीजिए, है ना, उसका फायदा भारत को इतना ज़्यादा फायदा हो रहा था, आपको आश्चर्य होगा। प्लासी के युद्ध से लगभग 50 साल पहले, हालांकि 1702 की बात है, मोटा मोटा बताया जा रहा है, 1702 की बात है। कंपनी का आगमन 1608 में हुआ, उसके लगभग 100 साल बाद, 1702 को हम 100 साल बोल सकते हैं। कंपनी का आगमन 1608 में हुआ है, लगभग 100 साल बाद ये व्यापार भारत के पक्ष में इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिश संसद को इस पर एक विशेष परिचर्चा बुलानी पड़ी थी 1702 में, जहाँ का मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि ऐसा कब तक होता रहेगा भाई, 100 साल बीत चुके हैं, हम 1702 की बात कर रहे हैं। तो संसद में एक अधिवेशन बुलाया गया जिसका उद्देश्य क्या था, ये कब तक होता रहेगा, 100 साल कितना होता आपको मालूम है कितना होता? 3 पीढ़ी निकल जाती। तो 3 पीढ़ी निकल चुकी है, सारा पैसा उसमें क्या था, भारत आपको मालूम है सूती वस्त्र, मसाले और वस्तुओं का जो है बहुत बड़ा निर्यातक था। तो ब्रिटेन के व्यापारी, अंग्रेजी कंपनी के व्यापारी बड़ी संख्या में सोना और चांदी धातु लाते थे, और इस तो क्या होता, अब क्या हो रहा था, धन निकास हमारे यहाँ उल्टा धन निकास हो रहा था, मतलब भारत उनका पैसा ले रहा था। और जब ये संसद में चर्चा होती है तो वहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, अब कुछ करना पड़ेगा। और पहली बार यहीं पर 1702 की बात की जा रही है, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं, भारत से निर्यात बोलेंगे उनके लिए क्या, उनके लिए आयात हो जाएगा, या कैसे बोल सकते हैं, ब्रिटेन में आयातित भारत की वस्तुओं पर उच्चतम आयात कर लगाया गया। 1702 की बात हो रही है। लेकिन ये स्थायी समाधान तो नहीं है भाई, आपने कर लगा दिया, कभी कभी नई सरकार आएगी बदल जाएगा। तो इसका विकल्प क्या है भैया, या तो भारत को जीत लो, क्यों भाई, भारत का शासक बन जाइए, लेकिन जीतना भी स्थायी विकल्प नहीं है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो भाई कारखाना ले आओ, 2 ही विकल्प हमारे पास है। तो पहला काम क्या किया गया, भारत की विजय देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से आप ध्यान दीजिए, प्लासी की विजय को हम आकस्मिक विजय नहीं कहेंगे। कभी क्वेश्चन आ सकता है क्या अंग्रेजी कंपनी की भारत विजय एक आकस्मिक विजय थी? आप कहेंगे नहीं, पूरा सब कहानी आपको मालूम है। इन 150 साल के इतिहास में आप बताएंगे कि 100 साल के इतिहास में जब क्या हुआ, संसद ने इस पर अधिवेशन बुलाया था, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन बड़ी संख्या में भारत के अंदर महत्वपूर्ण धातु सोना चांदी के माध्यम से भारत की वस्तुओं का निर्यात कर रहा था। अब उसकी पूर्ति के लिए भारतीय विजय अवश्यम भावी थी, कैसे भी भारत को जीतना है। 57 नहीं तो 60 होता, 60 नहीं तो 64 होता, कुछ भी होता, जीतना ही जीतना है। ब्रिटेन अपने जो है इतने इतिहास के इतने साल के वर्षों में उसकी भरपाई करना चाहता था। तो प्लासी की विजय आकस्मिक विजय नहीं है, वो पूरा नियोजित विजय है। तो आप समझ गए होंगे, तो चर्चा की जा रही थी सिर्फ। तो इसका में क्या होता है, पहले चरण में क्या होगा, अंग्रेजी कंपनी सिर्फ और सिर्फ भारत के व्यापार और वाणिज्य पर एक अधिकार स्थापित करेगी, और जो 150 साल में हमने लुटाया है भारत में, क्या लुटाया है, हमने खूब सोना चांदी भारत में लेके आए हैं, उसको कैसे भी हम निकाल के ले जाएंगे। इसलिए चरण का नाम क्या रखा गया है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम में दिमाग लगाइए। इसका काल कब से माना जाएगा, 1757 से लेकर जब तक कारखाना नहीं आएगा, कारखाने का उदय इसी काल से माना जाता है। आगे पीछे है लेकिन मोटा मोटा इसको ये मान लिया जाता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव बोलेंगे आप, हालांकि कारखाने का जन्म कोई विज्ञान तो है नहीं, आपने कहा इस वर्ष हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा 1813 माना जाता है कि कारखानों ने टेक ऑफ स्टार्ट कर दिया है। इस काल में को बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया वाणिज्यवादी पूंजीवाद। अंग्रेजी कंपनी का उद्देश्य किया है कैसे भी भारत के व्यापार और वाणिज्य पर कब्जा कर लीजिए और यहाँ से धन निकास को उल्टा करिए। हमने इन 150 वर्षों में जो गंवाया है, 150 साल हो जाता है। तो इस चरण में कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत के व्यापार वाणिज्य पर एक अधिकार करना है, और यही कारण है इस चरण में कंपनी, अंग्रेजी कंपनी बोलेंगे, ने भारत के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, पैसा अभी जो गंवाया उसको निकालिए भाई। पहले हमने इन कालों में जो गंवाया है भारत के अंदर, खूब सोना चांदी गंवाया है, तो आदमी की मनोवृत्ति भी होती है, पहले आप निकालिए, बाद में सोचा है क्या करना है। आप ध्यान दीजिएगा, इस काल में देखिए, तो इस काल में अंग्रेजी कंपनी का जो भी नीति पूछी जाए, चाहे शिक्षा नीति कुछ शिक्षा नीति हो, कुछ भी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, सोशल पॉलिसी हो, पॉलिटिकल पॉलिसी, कुछ भी होगा, सबका उद्देश्य क्या होगा, सिर्फ हमको ये इस पर फोकस करना है। इसी कारण जो है अंग्रेजी कंपनी ने, अंग्रेजों ने, आप ध्यान दीजिएगा, इस चरण में भारत की भाषा, भारत के सामाजिक मान्यताओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर बहुत मौलिक परिवर्तन नहीं किए। आपको आश्चर्य होगा,
अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा भी नहीं बनाया गया अभी, क्योंकि उनको लग रहा है अभी हम इस पर फोकस करते हैं भैया, अभी पैसा निकालो। अभी फारसी भाषा ही सरकारी भाषा चल रही है। भारतीय विधि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ कलकत्ता में गवर्नर जनरल बन जाएगा आगे चलकर 73 में, अब बम्बई मद्रास, बाकी पूरे भारत को बस रौंदिए, मतलब शोषण कीजिए बस, अभी जिम्मेदारी मत लीजिए, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, सिर्फ फोकस करना है। तो आप तभी कहते हैं इस चरण में कंपनी ने भारत के अंदर कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किए। सिर्फ 3 केंद्रों से पूरा भारत का शोषण हो रहा है। कहाँ से? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। कितने आश्चर्य की बात है, कल्पना कीजिए, इतने बड़े विशाल भारत से सिर्फ 3 केंद्रों से शोषण की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि इस चरण में कंपनी भारत की जिम्मेदारी लेना नहीं, इस चरण में नहीं चाहती, इस चरण में नहीं चाहती है। वो चाहती है पहले जो हमने खोया है 150 सालों में, पहले उसको निकाल लेते हैं, बाद में सोचें क्या करना है। इस काल में आप देखें कोई भी समाज सुधार विधि नहीं आती है। इस काल में अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। अंग्रेजों ने बाकायदा स्कूल बनाया भारतीय भाषाओं को पढ़ने के लिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। तो इस काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसको हमने बोला है वाणिज्यवादी पूंजीवाद। और सेकंड फेज क्या हो जाएगा, इसके आगे आप बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। नाम बड़ा सरल है, देखा आपने, ये व्यापार वाणिज्य से पूंजी कमानी है। व्यापार वाणिज्य से पूंजी कमाएंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? वाणिज्यवादी पूंजीवाद। और जब हम कारखाने से कमाएंगे, क्या बोलेंगे इसको? औद्योगिक पूंजीवाद। क्यों भाई, ये व्यापार वाणिज्य से पूंजी कमा रहे हैं आप, तो वाणिज्यवादी पूंजीवाद हो गया। आपने कहा हम कारखाने से निकालेंगे पैसा आप, तो भाई कारखाना पूंजीवाद। हालांकि कारखाना बोला नहीं जाता, क्या बोलते हैं इसको हम? औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कॉलोनिज्म बोलेंगे। तो सेकंड फेज क्या हो जाएगा भाई? औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद। तो ये सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का एक हम आपको खांचा बना दे रहे हैं, इसी पर हम लोग पढ़ेंगे। और आप विश्वास करें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, 6, 7, 8 न्यूनतम इतने जरूर कर लेंगे आप। तो सेकंड फेज क्या हो जाएगा? औद्योगिक पूंजीवाद। काल कहाँ से स्टार्ट होगा आपको मालूम है? कहाँ से स्टार्ट होगा? यही मान लेंगे, 13 से मान लेंगे। तो इतिहासकारों ने इसको यहाँ तक रखा है, विद्रोह तक रखा है, 13 से लेकर 57 तक। मोटा मोटा इसको आप 40 साल कह सकते हैं, 40-52 साल जो भी है। तो इस चरण में कंपनी का उद्देश्य क्या है? कारखानों के माध्यम से भारत की पूंजी का निकास किया जाए। तो नाम क्या हो गया उसका? और इसमें ध्यान दीजिएगा, इस चरण में कंपनी की मजबूरी है, अब भारत के अंदर एक भीति तौर पर बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया जाएगा। अब कंपनी भारत की जिम्मेदारी भी संभालेगी, हमारी भाषा बदली जाएगी, हमारी सामाजिक मूल्यों में हस्तक्षेप भी किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसी काल में समाज सुधार बहुत तेजी से अधिनियम पारित किया। सती कब आता है भाई? 1829 में आता है ना। और दास्ता कब मुक्ति गई? 1843 में आता है दास्ता उन्मूलन कानून। हालांकि कानून बनाया, सिफारिश की गई थी 33 में, कब होता है? 43 में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है? वो भी 56 में आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस चरण में कंपनी ने बड़े स्तर पर भारत की सामाजिक मान्यताओं मूल्यों पर फेरबदल स्टार्ट किया है, हस्तक्षेप प्रारंभ किया है। फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी को सरकारी भाषा, राजकीय भाषा कब बनाया गया? बेंटिक ने प्रस्ताव पारित किया 1833, प्रस्ताव की बात की जा रही है। तो 1833 में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और इसी काल में आपको याद होगा 2 साल बाद ही नई शिक्षा नीति की नींव रखी जाती है, जिसका संस्थापक कौन था? मैकॉले था। इसके पहले अंग्रेजों ने कभी भी राज्य की तरफ से शिक्षा नीति नहीं बनाई गई है, क्योंकि उद्देश्य क्या था आपने देखा ही है। पहले चरण में क्या उद्देश्य था? सिर्फ पैसा निकालो, सिर्फ लूटिए भारत को। अब भैया कारखाना आ चुका है, अब आपको गंभीरता से भारत में अपनी जड़ों को गहरा करना है। तो इस चरण में कंपनी क्या कर रही है? भीतरी प्रवेश कर रही है। आप देखें, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हो रहा है, हमारी भाषा में हस्तक्षेप हो रहा है। भाषा छोड़िए, एक बाकायदा राजकीय भाषा, नई भाषा आ चुकी है जिसका नाम अंग्रेजी भाषा है। और नई शिक्षा व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। कब? 1835 में, जिसका संस्थापक कौन था? मैकॉले था। उसके आगे बहुत सारे सुधार आए, हमने पढ़ा होगा। वो डिस्पैच आता, हंटर, वो तो आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। इस चरण में आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस चरण में भारतीय शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया जा रहा है, पूर्णता केंद्रीकरण। ध्यान दीजिए, इसी अधिनियम में क्या कहा गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। इसलिए बेंटिक को हम क्या बोलते हैं? बेंटिक को क्या बोलते हैं? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोलते हैं और भारत का प्रथम बोलते हैं। अब क्या किया जा रहा है? पूर्णतः केंद्रीकरण। कारण क्या है? अब भैया कारखाने का युग आ चुका है,
कारखाना युग में क्या है, भारत को हमको बहुत बड़ा बाजार तो बनाना है, भारत को बहुत बड़ा बाजार बना, उल्टा हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यापार का क्रम उल्टा हो जाएगा। व्यापार का क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले चरण में भारत निर्यात कर रहा था, लाभ किसको हो रहा, लाभ कंपनी को हो रहा था। इस चरण में वही होगा, बस क्या होगा, व्यापार का क्रम उल्टा हो गया। तो कारखाने का युग के आगमन के बाद अंग्रेजी कंपनी द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में और मूल्यों में बड़ी संख्या में हस्तक्षेप किया गया। बस व्यापार की प्रकृति उल्टी हो जाती है। पहले हम निर्यात कर रहे थे, लेकिन लाभ किसको मिल रहा था, कंपनी को मिल रहा था। अब हम आयात कर रहे हैं, फिर भी लाभ कंपनी को मिल रहा है। तो कुल मिला के धन निकास का सिद्धांत बोला जाता है। तो इस चरण में ये हो जाएगा। और इसी चरण में आप ध्यान दीजिए, सिविल सेवा भी इसमें आ जाएगी। सिविल सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा, आधुनिक सिविल सेवा की सिफारिश पहली बार कब की जाती है बताइए? चार्टर 1853 में की जाती है। देखा आप, इसी क्रम में आ गया। ठीक है, अब हमें भारत में शासन व्यवस्था की जड़ों को गहरा करना है, जड़ों को गहरा करना है। और चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आता है? जस्ट उसके एक साल बाद आता है, 1854। उसमें क्या किया जाएगा, भारत के हर राज्य में शिक्षा विभाग होना चाहिए, भारत के राज्य में शिक्षा विभाग होना चाहिए। ठीक, अब हमको भारत में बड़ी संख्या में कर्मचारी भी चाहिए। भैया कैसे व्यवस्था संभालोगे? अब शासन व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। तो कुल मिला के आपने क्या समझा, पहले चरण में कंपनी भारत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। क्यों? सिर्फ व्यापार और वाणिज्य उद्देश्य है। अब कारखाना युग आ चुका है और कंपनी को भारत के बाजार में भीतरी चौड़ पर प्रवेश करना है। जब तक आपकी जड़ें गहरी नहीं होंगी, आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और भारतीय उपभोक्ता के मनोवृत्ति को बदलना है, भारतीय उपभोक्ता की मनोवृत्ति को बदलना है। बिना अंग्रेजी पढ़ाई नहीं बदल पाएंगे आप। तो अंग्रेजी भाषा लेके आइए, सामाजिक व्यवस्था को बदलिए, तभी भारतीय कंज्यूमर क्या खरीदेगा, तभी आपका सामान खरीदेगा। उसके मन, उसके धर्म को बदलिए। तो आप देखें यहाँ पर बड़ी भीतरी संख्या में प्रवेश किया जाता है। और थर्ड फेज आ जाएगा। तो याद रखिए, उपनिवेशवाद के 3 ही चरण हैं। 200 साल के इतिहास में 3 चरण है। पहला चरण है वाणिज्यवादी पूंजीवाद, और सेकंड क्या है भाई? और अगर प्री में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, किस चरण में अंग्रेजी कंपनी ने पहली बार भारत की शासन व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए, कौन सा चरण हो जाएगा बताइए? सेकंड हो जाएगा। तो आपने ध्यान दिया, जब हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है तो उत्तर में अगर थोड़ा सा दुविधा भी होती है तो सही हो जाता है। थोड़ा सोचेंगे हाँ ये होगा, ये होगा, नहीं ये हो जाएगा। तो आप यहाँ तक समझे इसको। तो जो भी नीति बनेगी उसको आप जोड़िएगा तो आपका उत्तर अपने आप सही हो जाएगा। एक उदाहरण और दे रहे हैं, इस चरण में कंपनी ने बड़ी संख्या में क्षेत्र विस्तार किया। ध्यान दीजिए, इस चरण में डलहौजी की हड़प नीति आपने देखा होगा। 7 राज्यों के अलावा गोद प्रथा निषेध कानून सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा बर्मा का विलय, डलहौजी ने लोअर बर्मा का विलय कर दिया। पंजाब का विलय कब होता है? इसी काल में होता है। पंजाब की भूमि आपको मालूम कितनी है ना, कितनी फर्टाइल भूमि है। जो कंपनी को क्या चाहिए, भारत से कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। जो भी उपजाऊ भूमि है सबको हड़प लो। उसमें अवध भी आ जाएगा। अवध भी कब आता है आपको मालूम ही है, 56 में आता है। अवध किसके अंदर हुआ था भाई? गोद प्रथा निषेध कानून या कोई और कानून था बताइए? अवध का विलय किस कानून के तहत हुआ था? गोद प्रथा निषेध कानून या कुछ और था? कुप्रशासन। अंग्रेजों के पास भाई शासन व्यवस्था उनके पास है। तो अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? कुप्रशासन के आधार पर। कारण क्या है? अवध भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर कंज्यूमर बहुत बड़ा हुआ है। तो कुल मिला के आप ध्यान दीजिए, सारी नीतियों का उद्देश्य इस उपनिवेशवाद के हितों की पूर्ति करना था। अब आप थर्ड फेज में आ जाएंगे। थर्ड फेज का नाम है वित्तीय पूंजीवाद। तो ये 3 फेज आपके माइंड में होने चाहिए। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं फाइनेंशियल कॉलोनिज्म। भाई यहाँ तक दिक्कत तो कुछ आप कहीं भी देखिए। अच्छा स्पीड ठीक है, स्पीड को स्लो किया, ऐसा आदत है, थोड़ा तेज बोलने की आदत है, तो दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ रहा है? हाँ, स्लो करें या ठीक है स्पीड? बताइए, आप पीछे बताइए भाई, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो हमारा ये कहना है, किताब में एक क्रम से पढ़ने से पहले आपको उसकी जो है उसकी लय तो मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उपनिवेशवाद कैसे बढ़ रहा है। उसको जोड़ के जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। होता क्या, हम लोग इस तरह से पढ़ते भी नहीं। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? सारे गवर्नर जनरल पढ़ लिए, कांग्रेस का अध्यक्ष है ना, सारे आंदोलन पढ़ लिए, लगता है इतिहास हो गया। और ये तीसरा चरण का नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा? वित्तीय पूंजीवाद या वित्तीय उपनिवेशवाद। और जैसा नाम है वही काम है। देखिए, पहले का नाम था वाणिज्यवाद, सिर्फ व्यापार वाणिज्य को फोकस करिए, शासन वासन जिम्मेदारी मत लीजिए, बस पैसा निकालिए। फिर क्या, कारखाना आ गया भाई, अब कारखाने को लेकर काम करिए।
अब ये चरण है वित्तीय पूंजीवाद। ये आप सीधे आज़ादी के समय तक जोड़ सकते हैं, 90 साल हो जाएगा ये। वित्तीय पूंजीवाद जैसा शब्द का अर्थ है, अब भारत में वित्तीय पूंजी निवेश किया जाएगा, पैसा लगाकर पैसा निकालिए। वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म, मतलब पैसा लगाकर पैसा निकालिए, साहूकारी वाले काम कीजिए। साहूकार कहता है पैसा दीजिए पैसा निकालिए। इस काल में अंग्रेज, अब कंपनी तो नहीं रहेगी, आपको मालूम होगा। इस काल में क्या होता है, कंपनी विद्रोह हो जाता है, 1857 का विद्रोह होता है, कंपनी का शासन अंत हो जाता है, सम्राट के पास शासन अवस्था आ जाती है। इस काल में क्या होगा, भारत का आर्थिक सिद्धांत कैसा होगा। इस काल में अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पूंजी निवेश किया जाएगा और निवेश करके पैसा निकाला जाएगा। तो इतिहासकारों ने इसको बना दिया है वित्तीय पूंजीवाद। और एक चीज़ हम आपको बता दें, सबसे पहले ये विभाजन किसने किया, जो आपने नाम लिखा है ये सबसे पहले किस अर्थशास्त्री, ये भारतीय अर्थशास्त्री इतिहासकार है, आर्थिक इतिहासकार है, उनका नाम है रजनी पाम दत्त। थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, RAJNI, रजनी PAL। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। थोड़ा सा हम चाहते हैं पढ़ने से पहले अगर आपको खांचा क्लियर होता तो पढ़ने में आसानी रहती है। रजनी पाम प्रोनाउंस करते हैं, PA है ना, हिंदी में शायद, हिंदी में इसको आप ऐसे लिखेंगे, रजनी तो आप लिखेंगे आधा ला लिखेंगे। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे और ये 1940 के दशक में लिखी गई किताब है। 1940 के दशक में लिखी गई है। पहली बार इन्होंने भारत का ब्रिटिश काल में आर्थिक शोषण के ऊपर बड़ा गंभीर इतिहास लिखा है। और आज जितने भी ऐतिहासिक किताबें हैं सबका मैटर यहीं से लिया जाता है, कुल मिला के मैटर यहीं से लिया जाता है। इन्होंने इसको ऐसा बांटा है, इन्होंने पूरे 200 साल को कैसे बांटा है कि भाई पहले को हम बोलेंगे व्यापार वाणिज्य से पैसा निकाला गया, कारखाने से पैसा निकाला गया, और थर्ड में पैसा लगाकर पैसा निकाला जाएगा, वित्तीय पूंजीवाद। हर चीज के पीछे कारण भी होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, उस फेज में कंपनी ने इसको फोकस क्यों किया, क्योंकि कंपनी ने 150 साल तक भारत में खूब पैसा गंवाया था। तो उनका उद्देश्य क्या, जल्दी से नियंत्रण करो, पैसा निकालिए। किससे निकालिए, व्यापार वाणिज्य से। कारखाना आ गया, कारखाने से पैसा निकालिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा लगाकर पैसा निकालिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इतिहास में कभी एक कारण नहीं होता, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मेंस में क्या है, स्पेशली मेंस में दिक्कत आती है। यूपीएससी के उत्तर लेखन में, मेंस में कभी भी इसका देखिए हिंदी क्या होता है, मीनिंग आप समझ जाएंगे। आपका आंसर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आपका आंसर ये वाला होना चाहिए। आपके उत्तर का निष्कर्ष की बात की जा रही है। मेंस की परीक्षा में उत्तर का जो लेखन का जो निष्कर्ष होता है वो क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर का जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा ओपन एंडेड होना चाहिए। इसका मीनिंग समझ लीजिए। देखिए शब्द का अर्थ जो भी है, मतलब क्या है, ये इतिहास है। मानव का विकास पढ़ रहा है, मानव, तो ये मनुष्य की मनोवृत्ति होती है। इतिहास लेखन में कहीं भी पक्षपात आ सकता है। ये कोई विज्ञान तो है नहीं, आपने कहा न्यूटन का बल है, आपने कहा फोर्स बराबर ma होता है, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, आपने कहा 3 ही होते हैं। इतिहास में जैसे गणित में क्या होता है, 1 + 2 3 ही आएगा, 1 + 2 3 आएगा। इतिहास में क्या होगा, 1 + 2 4 भी होता है, 5। क्योंकि मनुष्य का इतिहास पढ़ रहा है, मनुष्य का पढ़ रहा है। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि यही होगा। तो उत्तर को हमेशा ऐसा बना के छोड़िए, उसमें सुधार की अपेक्षा है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, आपसे कहा जाए क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था, तो उसके उत्तर में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे टाला भी जा सकता था और टाला नहीं भी जा सकता था। क्योंकि भाई इतिहास है, ये गणित तो है नहीं, आपने कहा नहीं यही होगा। इसका मतलब उत्तर में हमेशा सुधार के स्पोक होना चाहिए। गणित विज्ञान में क्या होता है कि आपने कहा नहीं यही होगा। तो ये एक आदत बनाइए उत्तर लेखन में, हमेशा उसमें ओपन एंडेड आंसर होना चाहिए। कोई भी, क्योंकि ये मनुष्य का इतिहास पढ़ रहा है, ये विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर आप आएंगे, हाँ तो इसका कारण क्या है, आपने कहा साहब ये क्यों आ गया, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न है। देखिए पूंजीवाद एक ऐसा सिद्धांत है, पूंजी हमेशा बढ़ाई जाती है, पूंजी ना, पूंजी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ तक आते आते कितने साल हो चुके हैं भारत में कंपनी को, अंग्रेजों कितने साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुका है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था,
100 साल पहले हुआ था, ये 100 साल हो चुके हैं। इस 100 साल के इतिहास में ब्रिटेन में बड़ी संख्या में पूंजी, अधिशेष पूंजी जमा हो चुकी है। अधिशेष मतलब समझते हैं आप, जरूर ज़्यादा आ चुकी है। और ये पूंजीवाद का सिद्धांत है, जब अधिशेष पूंजी आएगी उसका तुरंत विनिवेश स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक सिद्धांत है। तो पहला जवाब क्या हो गया कि यहाँ तक 100 साल तक आते आते ब्रिटेन में पर्याप्त पूंजी अधिशेष जमा हो चुका था, उसका विनिवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दूसरा क्या हो जाएगा, कारखाना युग आया है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन का पड़ोसी देश कौन है? फ्रांस है, फिर बेल्जियम है। आप कहेंगे साहब 1813 के आसपास कारखाना युग के बाद, ब्रिटेन के बाद बहुत तेजी से इसका प्रसार फ्रांस में भी और बेल्जियम में हो जाता है। 1830 की बात की जा रही है। 1830s में क्या होता है, कारखाना युग फ्रांस में भी आ गया, बेल्जियम में भी आ गया। बाजार में जब आपके 2-4 प्रतिद्वंदी आ जाते हैं, आपको मालूम है क्या होता है, पूंजीवाद हमेशा चाहता है उसकी लागत कम हो जाए। पूंजीवाद क्या चाहता है, उसकी लागत कम हो जाए। तो दूसरा जवाब क्या है कि यहाँ तक आते आते 1850 तक आते आते ब्रिटेन के बाजार में और प्रतिद्वंदी आ चुके थे। कारखाना युग का आगमन फ्रांस में हो चुका है, बेल्जियम में हो चुका है। अतः ब्रिटेन के पूंजीपतियों को अब दिक्कत आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। क्यों आ रही है? लागत कैसे कम की जाए। भारत हमारा उपनिवेश है। उपनिवेश क्यों होता है, आपको मालूम है क्यों होता है? उपनिवेश का मतलब यही है, अपने मातृ देश की पूर्ति कीजिए। तो दूसरा कारण क्या हो गया कि ब्रिटेन में प्रतिद्वंदिता किससे? फ्रांस से और बेल्जियम से। भारत में निवेश करेंगे क्या हो जाएगा, लागत हमारी कम होगी, ज़्यादा हो जाएगी। भारत में अगर हम कारखाना खोलेंगे तो लागत कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। कच्चा माल यही मिल जाएगा आपको, और सस्ता श्रम मिल जाएगा। क्यों भाई? कच्चा माल भी यही मिल जाएगा, कच्चा माल भी, सस्ता श्रम भी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी आपको। तो यही बनाएंगे आप इसमें जो है। तो ये, और तीसरा कारण क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, तीसरा कारण बोलेंगे अभी इसी समय ध्यान दीजिए, विद्रोह भी हुआ है। 1857 का विद्रोह हुआ है। तो कम से कम भारत की मनोवृत्ति पे एक नया प्रभाव जाएगा कि हम भारत का कल्याण कर रहे हैं भाई। भारत में कारखाने आएंगे तो एक संदेश क्या जाएगा कि अंग्रेज भारत का विकास कर रहे हैं। तो ये 3 मोटे मोटे कारण कहे जाते हैं कि नई अर्थव्यवस्था क्यों लाई जा रही है। पहला जवाब मिल गया, अधिशेष पूंजी आ चुकी है। दूसरा जवाब क्या हो गया, कंपटीशन हो रहा है। थर्ड, विद्रोह हो चुका है। भारतीय मनोवृत्ति पर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भारत का कल्याण कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं। और इस काल में आप ध्यान दीजिएगा, पूंजी निवेश किया जाए किसके द्वारा? ब्रिटिश पूंजीपति द्वारा। लेकिन उद्देश्य क्या होगा? भारत का कल्याण नहीं है, उद्देश्य ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों की पूर्ति करना है। भारत में बड़ी संख्या में देखिए कारखाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कारखाना किस क्षेत्र में आएंगे? कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। कंज्यूमर किसे कहते हैं? उपभोक्ता आधारित उद्योग पर। भारी उद्योग पर नहीं आएगा। भारी उद्योग किसे कहते हैं बताइए भाई? भारी उद्योग किसे कहा जाता है? हाँ, लोहा, सीमेंट, स्टील जो भी होता है। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या? भारत हमारा उपनिवेश है भाई। उपनिवेश क्यों बनाए जाते हैं? मात्र देश के हितों की पूर्ति के लिए। इस काल में पूंजी निवेश किसमें किया जाएगा? उपभोक्ता आधारित उद्योग। भारी उद्योग नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता में क्या आता है? पेपर, कागज आ जाएगा। कागज, गिलास, चमड़ा, ये सब बनाइए, जूता बनाइए। तो इस काल में किसमें निवेश किया जा रहा है? उपभोक्ता आधारित उद्योग में, जैसे पेपर, ग्लास, लेदर, टेक्सटाइल बाद में आ जाएगा, सूती वस्त्र आ जाएगा बाद में। लेकिन उद्देश्य क्या है? ब्रिटेन के हितों की पूर्ति करना। तो आप देखिए, कुल मिलाकर अंग्रेजों की जो भी नीति रहेगी वो इन हितों से गाइड हुई है। तो आंसर में जब आप ये लिखते हैं, कहीं प्री में डाउट भी होता है तो बहुत चीज़ें निकल के आ जाती हैं। इस काल में अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, भारत में पैसा ला कर पैसा निकालना है। और शायद यही कारण आपको ध्यान दीजिएगा, इसी काल में बड़ी संख्या में एक आधुनिक ढांचा तैयार किया जाता है। रेलवेज, हालांकि शुरुआत इससे पहले हो जाती है, लेकिन मेन ढांचा यहाँ के बनेगा। रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, इसके 3-4 साल पहले ही है। रेलवे का 53 में है। उसी काल में आप देखें पोस्ट टेलीग्राफ भी आता है। और इसी काल में आप ध्यान दीजिए, भारतीय शासन व्यवस्था में या ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। विद्रोह के बाद केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है। विद्रोह के बाद विकेंद्रीकरण। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 92, 1909, अब भारतीयों को साथ में उनकी हमदर्दी लेने के उनको जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर संदेश यहाँ पर यही था। इतिहास को पढ़ते समय आप सीधे वैसे मत पढ़िए, क्रमवार मत पढ़िए। पहले माइंड में इसको क्लियर कीजिए, फिर उसको पैसा पढ़िए, तो समझने में आसानी रहती है। तो ये हमने एक तरफ पढ़ा। तो पूरा ब्रिटिश काल को हम किसे पढ़ते हैं? 3 सर्कल में पढ़ा जाता है। पहला उपनिवेशवाद को पढ़ लीजिए और 3 चरणों को माइंड में सेट कर लीजिए क्या मतलब है। और दूसरा क्या था भाई? राष्ट्रवाद। दूसरा क्या था? राष्ट्रवाद क्या होता है बताइए भाई? ये तो पॉलिटिकल साइंस के आप सब विद्यार्थी हैं और इसको तो आप बड़ा अच्छा जवाब देंगे। जैसे आपने पूछा इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, राष्ट्रवाद क्या होता है बताइए भाई? राष्ट्रीय भावनाओं को जागरूक
और बताइए भाई, इनका जवाब यह है कि भावना को जागृत करना। कैसे, अब बताइए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, आप लोग समझते हैं? ऐसी एकता या भावना या चेतना को ऐतिहासिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों के आधार पर। और बताइए भाई, तो आप लोग तो पॉलिटिकल साइंस ही खाने बैठे हैं भाई, आप लोग का जवाब तो बड़ा बढ़िया और होना चाहिए। बताइए पीछे जवाब बताइए। राष्ट्रवाद है ना, पढ़ते हैं आप? अपने राष्ट्र के प्रति राजनीति बनाते रहना। अच्छा, आपने दिया तो सही, लेकिन हम चाह रहे हैं और थोड़ा स्पष्ट करा। और जवाब बताइए, आप सब लोग बताइए ना। देखिए बहुत वोकल है, यूपीएससी परीक्षा में आपको चूंकि बहुत वोकल होना पड़ेगा, जवाब देने की आदत बनाइए। गलत सही जो भी है बोलिए, बताइए साइड से और बताइए भाई, राष्ट्रवाद क्या समझते हैं आप? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। कैसे बढ़ावा देना बताइए? भाई आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो बताइए, तो राष्ट्रवाद से सर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना और एकता को बनाए रखना। चलिए लगभग कब से मान सकते हैं राष्ट्रवाद का उदय का सिद्धांत कब से आया होगा, लगभग अनुमान से बताइए। नहीं हम विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं, ये हटाइए आप। विश्व इतिहास में 1600 नहीं, हम देखिए आधुनिक, हम आधुनिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद तो सुन लीजिए, बड़ी छोटी सी परिभाषा है, क्योंकि राष्ट्रवाद भाई हर आदमी है ना, जो परिभाषा तो बहुत सारी असंख्य परिभाषाएं हैं। किसे? नहीं, क्रांति भारत थोड़ा अंदरों से बोल रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, राष्ट्रवाद चूंकि भाई ये राजनीतिक अवधारणा, सुनिएगा इसके बारे में, अलग बहुत सारे सिद्धांत आए। सबसे पहले इसके बारे में अगर आप विश्व इतिहास में देखेंगे, आप सबसे पहले विश्व इतिहास में देखा जाए जो आपने बताया उसके बारे में चर्चा की जा रही है। देखिए उसको आधुनिक नहीं बोलते हैं। हाँ, सबसे पहले 1648 में पहली बार यूरोप के राष्ट्रों ने क्या किया, अपने अपने राष्ट्रों का सीमा रेखाओं का विभाजन किया। विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि यूरोप के राजाओं क्योंकि आपस में उनका हमें संघर्ष होता रहता है, पहली बार उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया और पहली बार राष्ट्रीय रेखाओं का सीमा रेखण किया गया, लेकिन एक वर्बल, मतलब कोई लिखा पढ़ी ज़्यादा नहीं की गई, सीमा रेखाएं बांध ली गई। तो पहली बार माना गया राष्ट्रवाद के निर्माण की वो पहला चरण माना जाता है। लेकिन उस राष्ट्रवाद का क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे राजा का राष्ट्रवाद है। वो राष्ट्रवाद किसका है? राजा। उसको बोलेंगे डायनेस्टिक नेशनलिज्म। असली राष्ट्रवाद कब होता है? जब जनता आएगी। राष्ट्रवाद की परिभाषा हमेशा आप देखें, हमारा संविधान की भाषा क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रेमबल में क्या लिखा है? ये नहीं लिखा हुआ मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री। क्या लिखा हुआ उसमें? हम भारत के लोग। तो वास्तव में आधुनिक राष्ट्रवाद का सम्मान जब तक सामान्य जन नहीं जोड़ा जाएगा, राष्ट्रवाद नहीं जोड़ा जाएगा। तो यूरोप के इतिहास में पहली बार, हाँ बताएं। हाँ, फ्रांस की क्रांति, हाँ मोटा मोटा ठीक है, हाँ सही कहा आपने। उसको अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति बोलने ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखा आपने, विश्व इतिहास में पहली बार यूरोप के राजाओं ने आपस में एक संधि करी और यह माना गया कि मोटा मोटा सीमा रेखा बना लेते हैं 1648 में। लेकिन इसको हम आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? यह राजा का राष्ट्रवाद है। वह राष्ट्र उसके जेब में रखा रहता था, जिसको चाहे बांट सकता था। वो जब विवाह वगैरह होते थे, आप देखें उसमें करते, अपने राष्ट्र की संपत्ति किसी और को दे दिया आपने। तो राष्ट्रवाद वो जनता का राष्ट्रवाद नहीं है। फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति में पहली बार ये सिद्धांत सामने आता है। मध्यम वर्ग द्वारा क्रांति लाई गई और पहली बार राष्ट्रवाद का सिद्धांत राजतंत्र की बजाय जनता की ओर धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा कर दी जाए तो नेशनलिज्म इज ए कॉन्सेप्ट व्हेन द पीपल ऑफ, इसका हिंदी अनुवाद कर लिया जाएगा, राष्ट्रवाद को ऐसे परिभाषित करेंगे आप, व्हेन द पीपल ऑफ एनी टेरिटरी, सुनिएगा पहले इसको, पीपल ऑफ एनी टेरिटरी, एनी मतलब चाहे छोटा बड़ा सा मतलब नहीं है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, पीपल ऑफ एनी टेरिटरी आर यूनाइटेड टुगेदर बाय ए कॉमन बॉन्ड। कॉमन मतलब चाहे हिस्ट्री हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आपका भाषा एक हो, चाहे इतिहास है ना, चाहे ऐतिहासिक जोड़ हो। व्हेन पीपल ऑफ एनी टेरिटरी आर यूनाइटेड टुगेदर बाय सम कॉमन लैंग्वेज हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, पहली कंडीशन है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक भाषा हो, भाषा नहीं संस्कृति हो, या एक ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं और आपस में
यूनिटी ऑफ पर्पस, एक सब है ना, आपस में एक साथ खड़े होने की, है ना, कोई भी चेतना में एक साथ खड़े होने की भूमि, चेतना, सामूहिक चेतना, एंड दे आर यूनाइटेड टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज। तो दो चीज़ बोली जाती हैं आपका, या तो कोई एक ही भाषा, संस्कृति या इतिहास रहा हो। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा में दो चीज़ आना जरूरी है। एक, आपके अंदर जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव कैसा होना चाहिए? भाषा, संस्कृति, इतिहास का। दूसरा, यू आर यूनाइटेड टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज। जैसे कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली के लोग अगर आप कहते हैं गलत हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, आपने गलत हो रहा तो राष्ट्रवाद हो जाएगा। दे आर यूनाइटेड टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा में दो चीज़ बोली जाती हैं, आपके अंदर एक जुड़ाव होना चाहिए, जुड़ाव के साथ साथ आप सब किसी एक मुद्दे पर एक राय होने, साथ खड़ा होना चाहिए। दो चीज़ आती है, यूनाइटेड फॉर ए कॉमन कॉज बोला जाता है। और ये फीलिंग आएगी फ्रांस की क्रांति के बाद से। अब राष्ट्रवाद किसका हो गया? ये राजतांत्रिक राष्ट्रवाद नहीं है, सामान्य जन का राष्ट्रवाद हो गया। तो धीरे धीरे प्रसार होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, भारत के इतिहास में आप देखें राष्ट्रवाद, तो हम मोटा मोटा क्या मानते हैं? कांग्रेस से मानते हैं, गलत कहा जाएगा। ऐसी अभिव्यक्ति सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, बक्सर के बाद ही हमने कई, जो भी इसके अंदर क्या क्या बांटेंगे आप, इन सबको भी रख सकते हैं आप। पहले इसको सुनिएगा, बाद में देखिएगा। ये पढ़ने में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? जनजातीय कृषक विद्रोह, पहले सुनिएगा, बाद में समझाया जाएगा। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, अभी आपने परिभाषा सुनी, जब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक लोग जिनकी इतिहास, संस्कृति, भाषा एक हो, जुड़े हो, और वो किसी अपनी एक समस्या के कारण एक साथ खड़े हो जाएं, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो कहीं ना कहीं से इसको हम राष्ट्रवाद का आदि रूप कह सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद नहीं कह रहे हैं इसको हम क्या बोले? राष्ट्रवाद का कृषक और जनजातीय विद्रोह को भी हम राष्ट्रवाद का आदि रूप कह सकते हैं। राष्ट्रवाद तो नहीं कहेंगे पूरा इसको, राष्ट्रवाद का आदि रूप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में एक होकर, है ना, कहीं ना कहीं जुड़े हैं और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको राष्ट्रवाद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद का आदि रूप, प्रोटोटाइप ऑफ नेशनलिज्म, तो ये हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन भी इसमें आ जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, भाई इसको आपको दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? तो राष्ट्रवाद ना, समझ गए नहीं आप? तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे भाई? ये भी अभिव्यक्ति है भाई राष्ट्रवाद की, स्पष्ट नहीं है लेकिन कम से कम आधी अभिव्यक्ति तो ही है। किसान और जनजाति अगर विद्रोह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? वो आपस में यूनाइटेड है, क्यों कर रहे हैं? अपने सामूहिक हित के लिए कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? आदि राष्ट्रवाद। इसको वास्तविक राष्ट्रवाद बोलेंगे। और आपको शायद आश्चर्य होगा, लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा भी है। तो यूपीएससी के बारे में एक चीज़ बता दें आपको, क्वेश्चन वो थोड़ा सा इधर 3-4 सालों से क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो इतिहास की परिभाषा का उल्टा। इतिहास के बारे में, जैसे अभी आपने कहा इतिहास क्या होता है? इतिहास घटनाओं का क्रमवार संकलन होता है। इतिहास क्या होता है? पारंपरिक इतिहास किसे बोलते हैं? घटनाओं का क्रमवार संकलन। यूपीएससी का इतिहास कैसा? यूपीएससी की बात की जा रही है। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो ऐसा इतिहास बना सकती है जो हुआ ही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, पिछले साल क्वेश्चन क्या आया था? गांधी अगर भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं होते तो भारत का इतिहास कैसा होता? ये तो हुआ, देखा आपने, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया। गांधी अगर भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन नहीं होते तो भारत के राष्ट्रवाद आंदोलन का स्वरूप कैसा होता? ना ही आपको एनसीईआरटी मिलेगा, ना बीएल ग्राउंड मिलेगा, कहीं मिलेगा। कैसे लिख पाएंगे आप? जब ये वाली समझ विकसित होगी तो आप अपने आप लिख लेंगे। और अभी इस साल क्वेश्चन आया है, वर्तमान में गांधी के मूल्यों को कहाँ तक आप जस्टिफाइड करेंगे, या आधुनिक समय में गांधी के सिद्धांतों द्वारा भारत की किस समस्याओं का निदान किया जा सकता है। हो सकता है अगले साल क्वेश्चन क्या आ जाए, अंग्रेजी कंपनी अगर प्लास्टिक के विजय में, प्लास्टिक के युद्ध में हार जाती तब क्या होता। तो इतिहास में क्या पूछा गया है, जो नहीं हुआ वही पूछ सकते हैं आप इसमें। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अंग्रेजी कंपनी अगर प्लासी के मैदान में हार जाती तब क्या होता। हम तो किताब में क्या पढ़ते हैं, प्लासी हुआ, प्लासी हुआ। यूपीएससी उल्टा पूछ सकती है आपसे। तो थोड़ा तैयार होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और तभी संभव होगा जब आप थोड़ा सा चीज़ों को बारीकी समझेंगे। बताइए इसका थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। अंग्रेजी कंपनी अगर प्लासी के मैदान में हार जाती तो भारत का इतिहास कैसा होता। इसके लिए हम तैयार नहीं होते। गांधी नहीं होते तो क्या होता? आपने कहा तैयार नहीं है, अभी तो पढ़ाई नहीं हमने, क्या होता है।
हमने गांधी है, गांधी तो भारत के राजनीतिक आंदोलन में एक करिश्माई व्यक्ति है, सारा आंदोलन गांधी के चारों तरफ घूम रहा है। इतिहास क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हैं? इतिहास क्यों नहीं पढ़ना अच्छा हाँ, ये तो खैर इतिहास ऑप्शनल में आएगा, जीएस में तो नहीं आएगा, जीएस में तो नहीं आएगा। तो आप समझ गए इसको ना। कुल मिलाकर चीज़ों को जो है यहाँ तक आ गया है। तो हाँ, इसके बाद सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए जो हमने पूछा है अभी आपसे। अंग्रेजी कंपनी अगर प्लासी के मैदान में हार जाती, पराजय हो जाती, तो अब इतिहास कैसा होता? स्पष्ट जवाब क्या होगा? अभी आपने सुना 150 साल पहले क्या हो रहा था। अंग्रेजी कंपनी ने भारत में बड़ी संख्या में सोना चांदी का निवेश हो चुका था, और उसकी भरपाई के लिए अगर प्लासी के मैदान में अगर हार भी जाते तो दोबारा वो और मजबूत प्रयास करते, चूंकि इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ते। जिस कंपनी ने भारत में 150 साल के इतिहास में कितना सोना चांदी निवेश किया होगा, तो अगर प्लासी की वजह नहीं होती, सोना चांदी का नहीं, भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए वो अपना सोना चांदी लेके आते थे। तो 150 साल के इतिहास में इतना निवेश हो चुका था भारत में, उसकी भरपाई करने के लिए वो इससे हार नहीं मान लेते। अगर प्लासी नहीं होता तो क्लासी होता, डलासी होता, कुछ भी होता, भारत वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मतलब जवाब यही हो गया। तो हमें बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। तो देखा आपने, राष्ट्रवाद को जब आप पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद को जोड़ के पढ़ेंगे, सभी क्या होगा, ये सब राष्ट्रवाद की ये प्रतिक्रियाएं हैं। ये आदि प्रतिक्रियाएं हैं, ये संगठित प्रतिक्रिया है। क्यों भाई? इसमें 1857 का विद्रोह भी आ जाएगा, इसमें 1857 का विद्रोह भी आ जाएगा, वो भी संगठित क्रिया है। ये क्या होगा, ये असंगठित हो जाएंगे। और लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया था, सुनिएगा इसको। 1857 के विद्रोह को क्या हम भारत के पिछले 100 वर्षों की का एक सामूहिक राष्ट्रवाद का प्रतीकात्मक मान सकते हैं? उससे पहले जो 100 साल पहले हुआ है, तो कहीं ना कहीं से उसको हम मान सकते हैं। तो ये दूसरा खंड हो जाता है। इसमें आपको इन चीज़ों को बारीकी समझना पड़ेगा। अब क्यों भाई, क्लियर है यहाँ तक? इसको हम बोलेंगे आदि रूप, ये संगठित रूप हो जाएगा। और अब देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन की बात की जा रही है। इसको, इसके लिए क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन को हम 4 चरणों में पढ़ सकते हैं। तो ये रूपरेखा बताई जा रही है, कैसे आप समझेंगे इसको। जब ये राष्ट्रवादी आंदोलन नाम आपके माइंड में आएगा, तो उसको आप 4 फेज में बांट सकते हैं। पूरा आंदोलन जो है, राष्ट्रवादी आंदोलन, संगठित की बात की जा रही है, संगठित वाला। अरे आदि रूप में तो आपको मालूम है क्या क्या आता है, किसान भी आएगा, जनजाति आएगा। संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन को हम 4 चरणों बांट सकते हैं, उनके गोल, उनकी जो है मांगों के हिसाब से। फर्स्ट फेज कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल के विभाजन तक। सेकेंड फेज उसके 1 साल से बाद से लेकर 1928 तक। यह थर्ड फेज हो जाएगा 1928 से 29। आपको कांग्रेस के बारे में अब नहीं, एक सेकेंड, हम कांग्रेस की बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको थोड़ा चलो बता रहे हैं क्या। हाँ, हम संगठित राष्ट्रवाद की बात, संगठित राष्ट्रवाद पे आ गए, संगठित वाले पे, है ना। आदि वाले पे क्या आएगा, किसान, जनजाति और 1857 आएगा। हम कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन का जो स्वरूप है हमारा, पूरा वो चार मांगों से ग्रसित है। तो माइंड में जब आप ऐसा बैठा लेंगे तो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन, संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट। इसके पहले क्या पढ़ते हैं आप, किसान, जनजाति और 1857, वो असंगठित बोलेंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 मांगों के पर रिवॉल्व करता है। प्रथम 20 साल इसको उदारवादी चरण कहते हैं। इस काल में कांग्रेस की मांग क्या है बताइए, सिर्फ और सिर्फ भारत का विकास। प्रथम चरण में राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या है, संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या है भाई, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये संक्षेप में लिखा जा रहा है भाई, आप ध्यान दीजिएगा। इस चरण में कांग्रेस क्या मांग रही है, ब्रिटिश शासन में पूरा विश्वास, आस्था है। और कांग्रेस क्या मांग रही है, भारत का विकास। कौन सा विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, औद्योगिक विकास। सिर्फ एक ही मांग है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और आपको मालूम है, राष्ट्रवाद जैसे समय के साथ साथ परिपक्व होता जाएगा, क्यों भाई, समय के साथ से परिपक्व होता जाएगा। यहाँ तक आते थे कितना साल बीत चुका है, 20 साल बीत चुका है। और ये तो एक प्रकृति का नियम है, जब समय आगे बढ़ता है तो परिपक्वता बढ़ जाती है। यहाँ से कांग्रेस या राष्ट्रवादी आंदोलन और परिपक्व हो जाएगा। अब हम भारत का विकास के लिए क्या मांगेंगे, यहाँ पहली बार अभी हम क्या मांग रहे थे, पूरा सिर्फ भारत का विकास। कौन सा विकास करिए भाई, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास कीजिए।
अब हम उसमें भागीदारी चाहते हैं, ध्यान दीजिए, अब हम उसमें भागीदारी चाहते हैं स्वराज। और यहाँ बड़ा एक अच्छी चीज़ आ रही है, अभी तक पूछा नहीं गया यूपीएससी, बताइएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन दोनों शब्दों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता बोला गया, ये नहीं आपने कहा तिलक बोल, तिलक जन्मदाता नहीं है इसके। स्वराज और स्वदेशी शब्द का जन्मदाता, हु हैड कॉइन्ड द वर्ड स्वराज एंड स्वदेश, किसने इस शब्द को हिंदी शब्दकोश में जन्मा है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं इसमें, कुछ समझ गए आप? हाँ, विकल्प बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप तिलक जोड़ लीजिए, दयानंद सरस्वती जोड़ लीजिए, राम मोहन रॉय जोड़ लीजिए और विवेकानंद, 4 नाम हो गए। सबका अलग अलग है। देखिए, हम अभी मेरा क्वेश्चन सिर्फ स्वराज है। स्वराज शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? विवेकानंद, दयानंद, राम मोहन और चौथा इनमें से कोई नहीं, राम मोहन। और बताइए इसमें क्या लग रहा है भाई? आंसर इसका दयानंद है, सरस्वती है। और समय में सुन लीजिए, 1870 का दशक है, 1870 का दशक। वर्ष के बारे में लोगों, इतिहासकारों में भ्रम है कि वर्ष क्या होगा। स्वराज शब्द का जन्मदाता, स्वराज शब्द का जन्म 1870s में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। इसका मतलब शासन में भागीदारी होता है प्रारंभ में। और इसका बताइए, स्वदेशी का बताइए, इसमें विकल्प हम बदल देते हैं। तो स्वराज आप समझ गए, जन्मदाता की बात की जा रही है। तिलक ने इसको कांग्रेस के मंच से लोकप्रिय बनाया। तिलक ने क्या किया है? कांग्रेस के मंच से लोकप्रिय बनाया है। तो भ्रम क्या होता है? तिलक ने जन्मदाता नहीं बोलेंगे हम, तिलक ने इसको क्या किया? कांग्रेस के मंच पर लोकप्रिय बनाया, तो विकल्प हो जाएगा। अब दूसरा शब्द क्या है भाई? इसमें विकल्प सुन लीजिए, स्वदेशी। पहला विकल्प है विवेकानंद। विकल्प दे रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं आपको, आप बताइए उत्तर क्या होगा। स्वदेशी शब्द का जन्मदाता कौन था? विवेकानंद। गोपाल हरि देशमुख, नाम सुना होगा आपने, ईश्वरचंद विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं। देशमुख। और उसका कारण सुन लीजिए, कुछ बताइए कैसे, क्या ये घटना कहाँ की, कैसे उन्होंने बोला होगा, कैसे बनाया शब्द। गोपाल हरि देशमुख जो कि ना बॉम्बे के समाज सुधारक थे। और ये संयोग देखिए, इतिहास का संयोग क्या है, दोनों शब्दों का जन्म 1870 के दशक में हुआ है, 1870 के दशक में हुआ है। और कारण क्या था, जवाब सुनिए कि कैसे हुआ है, शब्द का जन्म हुआ है। दिल्ली दरबार सुना होगा आपने, दिल्ली दरबार सुना है, नहीं सुना है? दिल्ली दरबार कब हुआ है? लॉर्ड लिट्टन, गवर्नर जनरल लिट्टन के द्वारा दिल्ली में एक दरबार, एक समारोह बुलाया गया था 1877 में, विद्रोह के 20 साल बाद। क्यों बुलाया गया था? ब्रिटिश सम्राट या महारानी का गुणगान करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें ब्रिटिश महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया गया था। दिल्ली दरबार बोलते हैं, 1877 में बुलाया गया था। किसके द्वारा? लिट्टन के द्वारा। सब बुद्धिजीवियों को बुलाया गया था, उसमें देशमुख भी आए थे, जिनका नाम बोला अभी आपने, गोपाल हरि देशमुख भी आए थे। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो सब इनको देख के बड़ा आश्चर्यचकित थे। इनका जूते से लेकर टोपी तक सब इनके हाथ से बना हुआ था। तो उनको लेके जब लोगों ने पूछा कि आप कैसे वस्त्र पहन के आए, इनका कहना था, मैं भारतीयों से आह्वान करता हूँ हर भारतीय स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। तो पहली बार स्वदेशी शब्द का उपयोग देशमुख ने किया है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लोग कौन है भाई? दोनों लोग पुनर्जागरण के धर्म सुधारक है भाई। गोपाल हरि देशमुख कौन है आपको मालूम? समाज सुधारक। और दयानंद कौन है? समाज सुधारक। और दोनों किस में आते हैं? पुनर्जागरण काल में आते हैं। किस में आते हैं? पुनर्जागरण में आते हैं। और पुनर्जागरण की शुरुआत कब मानी जाती है? 19वीं सदी मानी जाती है। तो यहाँ पर एक लाइन और सुन लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो स्वराज और स्वदेशी ये एक राजनीतिक सिद्धांत है और ये एक आर्थिक सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं से 1870 के दशक में इन दोनों शब्दों का उदय होता है। कारण क्या है? हमने अपने ब्रिटिश काल में, इसके पहले के काल में, 100 साल के काल में, हमने इन दोनों को ही खोया है। ध्यान दीजिए, प्लासी बक्सर के बाद हमने क्या खोया? हमने अपना स्वराज खो दिया। और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने हमारा क्या कर दिया? हमारी अर्थव्यवस्था मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अब हम चाहते हैं फिर से उसी अर्थव्यवस्था को जीवित किया जाए। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है बताइए? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये प्रकृति का नियम, इतिहास में भी कभी नियम काम करता है, लेकिन ये इतिहास है। ध्यान दीजिए, विज्ञान में क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। विज्ञान की बात की जा रही है। इतिहास में क्या होगा? एवरी एक्शन हैज डबल और ट्रिपल रिएक्शन हो सकता है। यहाँ डबल ट्रिपल हो सकता है।
तो देखा आपने, हमने क्या खोया ब्रिटिश काल में, प्लासी बक्सर के बाद क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई। हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश पूंजीवाद का समर्थन कर रही है, उसकी पूर्ति कर रही है। आपको मालूम होगा बड़ी स्तर पर भारत के सूती वस्त्र उद्योग, भारत की कृषि व्यवस्था, सबका क्षय प्रारंभ हो जाता है। हमने अपनी राज व्यवस्था खो दी। और नंबर 3 पर हमारे पास सांस्कृतिक अतिक्रमण भी हो रहा है। ब्रिटिश काल में क्या हो रहा है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था खो दी, राज व्यवस्था खो दिया, साथ साथ हमारे ऊपर एक सांस्कृतिक अतिक्रमण भी हो रहा है। तो प्रतिक्रिया तो होगी। तो पुनर्जागरण कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया है। देखिए हमारे पास निदान आ गया है। पुनर्जागरण ने क्या किया, भारतीय समस्याओं का अध्ययन किया होगा, एक ये आ गया। और ध्यान दीजिएगा, यही कांग्रेस का लक्ष्य बन जाता है। कब बन जाता है, 1906 से बन जाता है। तो हम पुनर्जागरण क्या हो सकते हैं, पुनर्जागरण ने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि को तैयार किया। पुनर्जागरण ने क्या किया, राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि को तैयार किया। भाई इससे बड़ी चीज क्या मिलेगी आपको। और यही नारा कांग्रेस का मंत्र बन जाता है भाई। 1906 से लेकर 47 तक आगे चल गांधी ने इसको बदल दिया। क्या बोल दिया, पूर्ण स्वराज बोल दिया, उसी का रूपांतर है। तो आप आगे आइए। तो पहले चरण में मांग किया है भारत का विकास किया जाए। अब हम चाहते हैं भागीदारी चाहते हो अपने स्वराज स्वदेशी। अब नंबर 3 पे आएंगे आप, 1928 से 29। अच्छा बाकायदा इसका वर्ष भी है, चाह सकते हैं। ये पहली बार बम्बई का अधिवेशन हो जाएगा। पहला अधिवेशन बॉम्बे में है, ये कलकत्ता का अधिवेशन है भाई। ये हम आपको अधिवेशन ही बता रहे हैं कब पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की ये मांग हो जाएगी। बंबई का अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन। अब कांग्रेस का राष्ट्रवाद का आंदोलन के दोनों मंत्र बन जाते हैं। क्या मंत्र बन गए, स्वराज स्वदेशी। 1906 कलकत्ता का अधिवेशन। अब हम नंबर 3 पे आ रहे हैं, 1928 का अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई। साइमन आयोग आपको मालूम भारत आया था। कब आया साइमन आयोग, कब आया, 27 में आया था, 28 में आया था। तो याद रखिए, हाँ आता 28 में है, स्थापित हो जाता नवंबर 27 में, है ना, आता है फरवरी 28 में। तो साइमन जब भारत आता है उसके उसी चरण में क्या होता है, भारत में आपको मालूम है बहिष्कार आंदोलन चल रहा होता है। उसी क्रम में यह अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया है। यह अधिवेशन कलकत्ता का है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे अभी आपको बताया गया, राष्ट्रवादी आंदोलन समय के साथ से और परिपक्व होता जाता है। पहले हम क्या मांग रहे थे, विकास किया जाए, किसके द्वारा, ब्रिटिश द्वारा। अब यहाँ परिपक्वता आ चुकी है ज़्यादा। हमने कहा हमें भागीदारी चाहिए और स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण चाहिए। यहाँ पर हम और परिपक्व हो गए भाई। यहाँ पर मांग क्या हो जाएगी, डोमिनियन स्टेटस। इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर तो 1928 में राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग और परिपक्व हो जाती है। यहां पर एक नया शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए भाई। स्वराज का मतलब शासन में भागीदारी होता है, याद रखिए। और स्वदेशी मतलब देशी उद्योगों का संरक्षण होता है। इसके अंदर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार अपने आप आ जाएगा। नंबर 3 पे क्या आ गया भाई, डोमिनियन स्टेटस। अभी अर्थ सामने आ जाएगा, पहले आप नाम सुन लीजिए इसका। तो बाकायदा क्रम है, ध्यान दीजिएगा। पूरा कांग्रेस का इतिहास हम 4 मांगों से या 4 गोल के चारों तरफ घूम रहा है। भारत का विकास, स्वराज स्वदेशी, नंबर 3 पे एक शब्द आता है डोमिनियन स्टेटस। पहले लिख देते हैं, बाद चर्चा करते हैं इसको। और यहाँ पर क्या आता है, अनुमान लगाइए। 29 में कांग्रेस का यह राष्ट्रवादी आंदोलन एक बड़ी परिपक्व मांग के चारों तरफ घूमेगा। उसका नाम क्या है, पूर्ण स्वराज। हाँ वही स्वराज। तो जब आप ऐसे इसको माइंड में रखेंगे, अब यूपीएससी क्वेश्चन जोड़ के पूछ रही है पूरा ये आप देखें 1885 से लेकर 1947, तो 50 और 60 65 साल का इतिहास, राष्ट्रवादी आंदोलन का इतिहास कैसे चारों मांगों के घूम रहा है। यूपीएससी कभी जोड़ेंगे तो आप आराम से 150 वर्ड लिख सकते हैं इसमें। तो अब सुन लीजिए इसका मतलब क्या, बताइए भाई आपको क्या लगता है। ये सब पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट है, बताइए। सुना होगा आपने उपनिवेशवाद के सिद्धांत पे या उपनिवेश काल के इतिहास में ये शब्द काफ़ी बार चर्चा में आता है। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार से। हाँ अधिकार तो है, लेकिन थोड़ा सा स्पष्ट करिए। राज्यों पर अधिकार।
कांग्रेस ने पहली बार 1928 के अधिवेशन में, जहाँ पर गांधी भी है, गांधी ने पहली बार यहाँ पर कांग्रेस की जो औपचारिक मांग डोमिनेंट स्टेटस रखा, जबकि साइमन कमीशन उसमें भारत आया था। साइमन कमीशन का हमने बहिष्कार किया, साइमन ने इसको देने से मना कर दिया था। तो गांधी ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर औपचारिक रूप में इसका प्रस्ताव पारित किया गया, डोमिनियन स्टेटस। देखिए, डोमिनियन स्टेटस शब्द कहा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, शासन में भागीदारी यहाँ पर है, यहाँ भागीदारी मांग रहे हैं। अब यहाँ भागीदारी से थोड़ा सा आप और मैच्योर मांग हो गए। इसका मतलब क्या होता है, सुन लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय उपनिवेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान दी जाए। उपनिवेश आप रहिए, भारतीय उपनिवेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इसका फायदा क्या होगा भाई? फायदा ये होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, बैठकों पर भारतीय जनप्रतिनिधि, भारतीय राष्ट्र नेता भाग ले सकते हैं। और ये किसको दिया जाता है? जब उपनिवेश प्राचीन हो जाता है, प्राचीन मतलब 100-200 पुराना हो जाता है। उपनिवेश जब प्राचीन हो जाता है तो वहाँ के लोगों को वो अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान की बात करते हैं। उससे क्या होगा भाई? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप जाके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो डोमिनियन स्टेटस तो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान से मतलब होता है। इससे पहले आप शासन की मांग कर रहे हैं, शासन में भागीदारी कर रहे हैं, क्यों भाई? अब आप कहते हैं कि हमको उपनिवेश की कोई पहचान नहीं होती। आप ध्यान दीजिए, भारत का नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया। कौन भाग लेगा आपकी तरफ से? आपके अंग्रेज शासन, बस ब्रिटिश शासन अधिकारी भाग लेंगे। यहाँ पर क्या होगा? उपनिवेशीय जनप्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी, या कह लीजिए उपनिवेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। संक्षिप्त अर्थ यही है। और जैसे आपको बताया कि हर चीज़ समय के हिसाब से परिपक्व हो जाती है। एक समय था आप कहते विकास कर दीजिए हमारा, फिर आपने कहा हमको ये दे दीजिए, आपने कहा हमको पहचान दे दीजिए, और यहाँ तक आते आते आप पूरा परिपक्व हो जाते हैं और आप अपना पूरा मुंह खोल देते हैं। हमें क्या चाहिए भैया? हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये लाहौर का अधिवेशन हो जाएगा, ये कलकत्ता का अधिवेशन हो जाएगा। सॉरी, हाँ, ये संयोग से ये दोनों कलकत्ता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों कलकत्ता है, ये संयोग है। और कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये आपको याद, ये प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम इसकी मांग कहाँ पर औपचारिक प्रस्ताव में पारित की गई? कलकत्ता, इसका भी कलकत्ता। और ये तो आपको मालूम ही है, लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। तो जब ये राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसके पहले जो कृषक आंदोलन है उसको क्या बोलेंगे हम? वो राष्ट्रवाद की आदि प्रतिक्रिया है, उसको क्या बोलेंगे हम? वो भी राष्ट्रवाद है, लेकिन वो स्पष्ट राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रवाद की आदि प्रतिक्रिया है। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, आराम सब हो जाएगा। अब इससे क्या जुड़वा भाई, या जुड़वा भाई कह लीजिए या विलन कह लीजिए, तो हीरो है। राष्ट्रवादी आंदोलन तो भारत को आज़ाद कराएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इतिहास में, राष्ट्रवाद का उदय और संप्रदायवाद का उदय लगभग समकालीन है। ये भी क्या बोलेंगे इसको आप? 19 सदी का अंत बोला जाए, क्या बोलेंगे इसको? 19 सदी का अंत बोलेंगे, या यही बोले, क्या बोलेंगे इसको? 19th सेंचुरी का एंड बोला जाएगा इसको। और दुर्भाग्य क्या है, इसी काल में आगे पीछे संप्रदायवाद का उदय हो रहा है। इसका तो आधुनिक इतिहास हमारा 3 चरणों में बटा हुआ है: उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद। जो भी आप पढ़ते हैं उसका उद्देश्य ये तीनों होगा, या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। अब बताइए संप्रदायवाद क्या होता है? दोनों का उद्देश्य उल्टा है। राष्ट्रवाद देश की एकता स्वतंत्रता की बात कर रहा है, वो देश के विभाजन की बात कर रहा है। जैसे मूवी में होता है, हीरो का मोटिव ना पॉजिटिव होता है, विलेन का मोटिव नेगेटिव होता है। तो संप्रदायवाद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम क्या बोल सकते हैं? इसको विलेन बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या? भारत को तोड़ना है। तो बताइए संप्रदायवाद क्या समझते हैं आप? नहीं, और संप्रदायवाद को नहीं, इसको धर्म अपने धर्म को उच्च समझता है और दूसरे धर्म को निम्न समझने लग गया, तो वहाँ पे संप्रदाय। हाँ, लगभग आपका एक पक्ष सही है। जो समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्रियों ने बड़ा स्पष्ट परिभाषित किया है। अभी और बताइए, थोड़ा जवाब निकल के आएगा, क्योंकि समाजशास्त्री टॉपिक है, सोशोलॉजिकल टॉपिक है थोड़ा सा।
आपने एक पक्ष तो सही बताया, लेकिन एक पक्ष मिसिंग है, एक पॉइंट मिसिंग है। 2 पॉइंट होते हैं इसमें। संप्रदायवाद राष्ट्र जाति धर्म विशेष के अनुसार देश को बांटना। नहीं, सुन लीजिए इसमें तो एक क्षेत्र के हिसाब से बांटना, जैसे कोई धर्म के आधार पर क्षेत्र को बांटना। नहीं, सुन लीजिए। इसके बिपिन चंद्रा ने इसकी बड़ी बढ़िया परिभाषा दी है ना, आधुनिक इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने। तो उन्होंने क्या बोला है, ये एक मनोवृत्ति होती है, सोच होती है संप्रदायवाद। किसी धार्मिक समुदाय के अंदर इसका हिंदी अनुवाद होता है शायद वंचना का भाव। क्यों भाई, इसका डिप्राइवेशन की हिंदी वंचना जानते हो? वंचित करना, वंचित करना वंचना बोला जाता है, वंचना का भाव। तो किसी धार्मिक समुदाय के अंदर, किसी भी धार्मिक समुदाय के अंदर अगर वंचना का भाव, वंचना किसे कहते हैं? आपको वंचित किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, किसमें? हाँ, शिक्षा में, नौकरी में, है ना, शासन व्यवस्था में। तो किसी धार्मिक समुदाय के अंदर अगर वंचना की मनोवृत्ति आ जाएगी, उस मनोवृत्ति को कहते हैं संप्रदायवाद। उसको अगर आप भड़का देंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है क्या होगा? तो अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? इट इज ए फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन इन एनी रिलीजियस कम्युनिटी लिविंग इन एनी टेरिटरी। किसी भी धार्मिक समुदाय के अंदर अगर ये भाव आता है कि हमको वंचित किया जा रहा है, तो संप्रदायवाद कहते हैं। तो बिपिन चंद्र ने इसके बारे में 3 चीज बोली है। पहली चीज जो लिखी है आपने लिख लिया इसको, फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन, वंचना का भाव, किसमें? किसी धार्मिक समुदाय। दूसरा क्या बोलते हैं वो, ये एक आधुनिक अवधारणा है, मतलब प्राचीन काल में नहीं है, मध्यकाल में नहीं है। उसका कारण है देख बताएंगे। वो कहते हैं ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसका उदय प्राचीन भारत में मध्यकाल में नहीं हुआ था। कारण क्या, सुन लीजिएगा इसको भाई। वंचना कब होगी? जब एक्स्ट्रा होगा, या कुछ व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, प्राचीन मध्यकाल में कुल मिला के पृष्ठभूमि लगभग सबकी एक जैसी है, शिक्षा की व्यवस्था लगभग सबकी एक जैसी है, और ना ही आधुनिक संरचनाओं को जन्म हुआ। ब्रिटिश काल में क्या होता है, वो कहते हैं ब्रिटिश काल में क्या होता है, आधुनिक संरचनाओं का बहुत तेज जन्म होता है। किसका? शिक्षा का, संचार, यातायात, है ना, व्यवसाय। ब्रिटिश काल में बड़े स्तर पर आधुनिक संरचनाओं का विकास हुआ, शिक्षा, संचार, यातायात। और ब्रिटिश ने 1857 के बाद मुस्लिम समाज को इन सुविधाओं से वंचित रखा, और लगभग 50 साल बाद उनको ये एहसास कराया कि तुम इनसे वंचित रह गए हो। तो बाकायदा सोची समझी साजिश थी। विद्रोह के बाद आधुनिक संरचनाओं को जो विकास किया गया, उसका लाभ हिंदू समुदाय को दिया गया। मुस्लिम समाज को जानबूझ के उसके लाभ से वंचित रखा गया। और जब 50 साल बीत जाते हैं, 1900 के आसपास, विद्रोह कब होता है भाई? 1857 का विद्रोह होता है। बिपिन चंद्रा कहते हैं लगभग उसके 50 साल तक मुस्लिम समाज को इन आधुनिक संरचनाओं से वंचित रखा गया। शिक्षा हो चाहे राज व्यवस्था, सबसे वंचित रखा गया। और 50 साल बाद, मतलब 1900 के बाद, मुस्लिम समाज को यह एहसास कराया जा रहा कि भाई तुम जो है वंचित हो गए हो। और ध्यान दीजिए, उसके बाद मुस्लिम लीग बन जाती है, पृथक निर्वाचक मंडल आ जाता है, और फिर आपको मालूम पूरी एक सहकमा बन जाती है। सर, वंचित काम किया गया तो अंग्रेजों ने फूट डाला तो नहीं, तो ये तो पॉलिटिक्स है। पहले आप एहसास मत कराइए। पहले आप ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश राजनीतिक निर्माताओं ने जानबूझकर मुस्लिम समाज को आधुनिक संरचनाओं से वंचित रखा, चाहे वो शिक्षा हो चाहे शासन व्यवस्था हो। और इन 50 सालों में हिंदू का बड़े स्तर पर शासन व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में बहुत तेजी से उनका विकास हुआ। और जब 50 साल पूरे हो जाते हैं, आप ध्यान दीजिए अपना, 50 साल बाद क्रम से देखिएगा, बंगाल विभाजन कब होता है भाई? तारीख बताइए, तारीख 16 अक्टूबर 1905। जिस तारीख को लागू होता है 16 अक्टूबर 1905। उद्देश्य क्या है आपने देखा है? उद्देश्य कैसे बांटा गया था भाई? मुस्लिम बाहुल, हिंदू बाहुल, है ना। ये दिखाने के लिए तुम वंचित रहे हो, तुम्हारा अगर राज्य बना देंगे सब कुछ तुमको मिल जाएगा। तो मुस्लिम बाहुल क्यों बनाएंगे? मुस्लिम बाहुल राज्य में क्या होगा? वहाँ की जो व्यवस्था होगी, जो शासन व्यवस्था होगी, उसमें कौन किसी भागीदारी? मुस्लिम भागीदारी हो जाएगी। मुस्लिम लीग कब बनती है भाई? नहीं, वर्ष महीना बताइए भाई सब। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई?
दिसंबर 1906। देखिए कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर आपको महीना भी याद होना चाहिए। दिसंबर 1906। और मिंटो मॉर्ले सुधार कब आता है भाई? 1909। उसमें उद्देश्य क्या था भाई? पृथक निर्वाचक मंडल। और आप ध्यान दीजिए नंबर तीनों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मुस्लिम लीग का नाम क्या रखा गया था, कहां बनाई गई थी बताइए? बंगाल में कहां? सूरत कहां चले जाएंगे? दिसंबर 1906 ढाका। ढाका कहां पड़ता है भाई? जहां के जो मुस्लिम बहुल इलाका वहीं विभाजित किया गया है। तो सब क्रम से जुड़ा हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले 50 साल में तो आपने उनको वंचित किया, और वंचित के बाद अब उनको एहसास कराया जा रहा है, हम इस वंचना के भाव को डाला जा रहा है। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, पृथक निर्वाचक मंडल, और फिर वो श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो ये एक बस आपको हिंट दिया गया। इतिहास को याद रखें, आधुनिक इतिहास को हम सिर्फ 3 फेज में पढ़ सकते हैं। नाम क्या होगा? उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद। 200 साल की ये कहानी है। तो कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ स्पीड में आपको कोई समस्या कहीं हुई हो, थोड़ा सा कुछ सुधार किया जाए। अच्छा कुछ शब्द हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द आते हैं, दिक्कत तो नहीं होती है, तो है ना? ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं भैया ना। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है।